आज का जो दोनों प्रैक्टिकल है हमारे, तो ये दोनों प्रैक्टिकल आपको बारी बारी आपकी प्रैक्टिकल जर्नल में लिखने हैं। और उसमें से जो पहला प्रैक्टिकल जो आज हम करने जा रहे हैं कि इनफ्लो के कैलकुलेशन कैसे किए जाते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक पर्टिकुलर विलेज का डेटा आपके साथ बारी बारी शेयर करेंगे। और मैं सजीना को रिक्वेस्ट करता हूं कि उन्होंने जो प्रिपरेशंस किए हैं वो आपके साथ शेयर करें। और ये जो एक्सेल शीट अभी आप देख रहे हैं, ये एक्सेल शीट बाद में आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, ताकि कैलकुलेशंस डिटेल्स जो है आप लिख पाए। जो वाटर बैलेंस की हमने जो बात की थी, कल मतलब लास्ट सेशन में हमने वाटर बैलेंस को डिटेल में समझा, और कल हमने उसके कैलकुलेशन के बारे में भी समझने की कोशिश की। तो जब तक हम उसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक हमको उसमें जो कुछ ग्लिचेस या कुछ क्या दिक्कत आती है, या फील्ड का जो डेटा है उसके साथ थियोरी को कैसे मैच करके हम कैलकुलेशन करें, तो वो एक बार हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपके और क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जो हम उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, और आपको प्रैक्टिकली वो चीज़ का पता चलेगा। सो आपके ड्यूरिंग योर प्रोजेक्ट वर्क भी आपको हेल्पफुल रहेगा, और आपके प्रोफेशनल वर्क में भी वो हेल्पफुल रहेगा। तो हम आज इनफ्लो पैरामीटर से शुरू करते हैं। ब्रेक के बाद जो होगा उसमें हम आउटफ्लो पैरामीटर को देखेंगे। तो इनफ्लो पैरामीटर हम वाटर बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है ना, वाटर बजट नहीं कर रहे हैं अभी। सो ये चीज माइंड में क्लियर रखिएगा। तो कोई बता पाएगा कि इनफ्लो पैरामीटर में हम क्या क्या चीज लेंगे? सो इनफ्लो पैरामीटर में बेसिकली एक तो रेनफॉल या precipitation आएगा, देन केनाल की वजह से अगर कोई रिचार्ज हो रहा है वो आएगा, और भी किसी सोर्स की वजह से वाटर हमारे जो पर्टिकुलर एरिया है उसमें आ रहा है तो वो आएगा। अगर कोई दूसरे बेसिन्स है जो कि दूर है बट उसका वाटर भी हमारे एरिया में आ रहा है तो देन वो भी इसमें आएगा। ओके, सो वन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज प्रेसिपिटेशन। ओके, फिर आप बोल रहे हैं कैनाल रिचार्ज। ओके, एक होगा रिटर्न फ्लो इरिगेशन। फ्लो फ्रॉम ग्राउंड वाटर रिचार्ज। ओके, अभी ये हुआ आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज। फिर रिटर्न इरिगेशन सीपेज। सरफेस स्टोरेज। सीपेज। सीपेज, हाँ सरफेस सीपेज। स्टोरेज क्या? सीपेज फ्रॉम सरफेस स्टोरेज। यस। कैनाल सीपेज फ्रॉम, सॉरी सीपेज फ्रॉम अनलाइन कैनाल्स, वो तो बता दिए शायद पता नहीं। और आखिरी होगा इनफ्लो फ्रॉम अदर बेसिन्स। ये आ गया। एग्रीकल्चरल इरिगेशन से जो हाँ, वो रिटर्न इरिगेशन, वो जो कह रहे हैं। ये रहा। हाँ, ओके, एक कैनाल रिचार्ज, ये सरफेस स्टोरेज का रिचार्ज। आपने अगर ध्यान दिया हो तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज में हमने 4 कैटेगरी की थी। ओके, सो विच विल बी द फोर्थ कैटेगरी? कैनाल रिचार्ज ले लिया, रिटर्न इरिगेशन सीपेज ले लिया, सीपेज फ्रॉम सरफेस स्टोरेज ले लिया, तो अभी एक और रिचार्ज बचा। रेनफॉल वो तो सबसे नेचुरल ऊपर बोला ना, प्रेसिपिटेशन। रिचार्ज ड्यू टू रेनफॉल। बट वो तो प्रेसिपिटेशन में आ गया ना। नो, प्रेसिपिटेशन में सरफेस और सब आएगा ना, ग्राउंड वाटर में सिर्फ रिचार्ज फ्रॉम रेनफॉल है। ठीक है। नहीं, अभी आप देखिए, प्रेसिपिटेशन जो है ये एक हमारा मेन इनपुट है, ठीक है। अगर हम उसको बैलेंस में लेते हैं तो हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे आउटपुट डिस्कस नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर हम उसको बैलेंस में लेते हैं तो रन ऑफ जो है उसका आउटपुट है। डायरेक्टली आउटपुट बन जाता है। ओके, सो प्रेसिपिटेशन एज अ होल हम ले रहे हैं, और फिर जो कैनाल सरफेस स्टोरेज, देखिए आपने यहाँ पे सरफेस स्टोरेज नहीं लिया है कहाँ पे, कि हमारे पास सरफेस पे कितना स्टोरेज है। ओके, ये हमने क्या लिया है यहाँ पे? सीपेज लिया है। सीपेज भी क्वांटिटी नहीं ली है, इसकी क्वांटिटी क्या है वो हमने नहीं ली है।
सो इसीलिए आपने अगर ग्राउंड वाटर ये वाटर बैलेंस के टेबल में देखा होगा तो हमने अलग से एक बॉक्स रखा था जिसमें हमने स्टोरेज की बात की थी। तो स्टोरेज में हमने क्या लिखा था? सॉइल मॉइस्चर, सरफेस। ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड सरफेस स्टोरेज। ओके, तो ये जो तीन है ये अवेलेबिलिटी है। सजीदा मैम, जो आप ऊपर लिख रहे हो वो दिख नहीं रहा लाइट के कारण। ओके सॉरी। इससे बहुत हाँ हाँ, तो हम जो आपने देखा होगा वाटर बैलेंस में इनपुट और आउटपुट पैरामीटर के नीचे हमने एक बॉक्स रखा था। उस बॉक्स में हमने स्टोरेज लिखा था। स्टोरेज इन द सेंस कि हमारी जो नीड है उसके लिए कितना पानी अवेलेबल है। ओके, अवेलेबिलिटी क्या है उसमें हमने सॉइल मॉइस्चर, ओके, सरफेस स्टोरेज और ग्राउंड वाटर, ये तीन हमने क्या रखा था? अवेलेबिलिटी। तो ये जो है वो हमें किसके साथ लिंक करना है? हमारी वाटर नीड के साथ। ओके, सो हम कहीं पे भी स्टोरेज नहीं ले रहे हैं। ओके, तो एज अ प्रेसिपिटेशन एक एक पूरी जो सिस्टम है वाटर सेट की, हाँ, उस सिस्टम में प्रेसिपिटेशन हुआ, रन ऑफ होके निकल गया। ड्यूरिंग दिस जो कैनाल से सीपेज हुआ, ओके, सरफेस स्ट्रक्चर से सीपेज हुआ, इरिगेशन किया उससे सीपेज हुआ, तो ये जो सारा पोर्शन है वो हमारा होगा इनपुट पैरामीटर। ओके, सो रन ऑफ है और इम्पोर्टेंट जो है वो इवोपरेशन और इवोपोर ट्रांसपेरेशन, ये जो है ये मेजर हमारे आउटपुट पैरामीटर्स रहेंगे। ठीक है, सो सरफेस स्टोरेज से मिसअंडरस्टैंड मत करिएगा। ये जो प्रेसिपिटेशन में से जो पानी बह के निकल गया और जो पानी बचा है वो सरफेस स्टोरेज में जाएगा। और आप अभी ये मैं इरेज कर देती हूँ। सजीना मैम, एक बार अगर आप रिटर्न फ्लो वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, रिटर्न फ्लो फ्रॉम इरिगेशन, हम्म, इफ यू कैन जस्ट एक्सप्लेन इट इन अ मिनट, थोड़ा क्लैरिटी के लिए। ठीक है। ओके, सो हम ऐसा है तो हम हर एक पैरामीटर को लिंक करते हैं एक दूसरे के साथ। पहला मैं आपको रेनफॉल बता देती हूँ। ओके, रेनफॉल कहाँ जाएगा? रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा वंदना? वाटर पे रिचार्ज करेगा, सरफेस पे स्टोरेज करेगा। एक मेजर पार्ट जो है वो रन रन ऑफ होकर निकल जाएगा। रन ऑफ रहे। सेकंड, नेचुरल रिचार्ज। रिचार्ज। हाँ, सर, नेचुरल रिचार्ज। ओके, थर्ड, सरफेस स्टोरेज होगा। सरफेस स्टोरेज। soil moisture, सॉइल मॉइस्चर। ऑयल मॉइस्चर सही है। evaporate, सॉरी, इवोपोरेट। evaporate इवोपरेशन। भी होगी। इवोपोर ट्रांसपायरेशन। ओके, हाँ। क्लियर? ये क्लियर है? हाँ। ओके, अभी रन ऑफ तो पूरी सिस्टम को एग्जिस्ट करके निकल जाता है, एग्जिट कर देता है, तो वो सिस्टम में रहेगा ही नहीं। ओके, अभी नेचुरल रिचार्ज हम एज एन इनपुट ले रहे हैं क्योंकि वो हमारे ग्राउंड वाटर स्टोरेज में जाएगा। सरफेस स्टोरेज को हम नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि उससे जो रिचार्ज होके जाएगा ग्राउंड वाटर में वहां पे हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। हम बाकी का जो पानी है वो क्या होगा? इवोपरेशन होगा। ठीक है ना? तो सजना मैम, जो हम अभी सीपेज वाली बात कर रहे थे, सरफेस एग्जिस्टिंग जो सरफेस बॉडीज में जो सीपेज होगा, तो वो ऑलरेडी नेचुरल रिचार्ज में काउंट हो जाएगा कि हम उसको अलग ही करेंगे कैलकुलेट? नहीं, ये जो है ये जो है आपका ये इनपुट है, उसका इनपुट लेंगे तो ये नेचुरल रिचार्ज है। ओके, समझ लीजिए आपका ये वाटरशेड है। हाँ, तो वाटरशेड में जब ये चैनल से यहाँ पे पानी गिरा, आपका बारिश हुई, हाँ, तो यहाँ पे जब बारिश होती है तो उससे ये पोर्शन में जो रिचार्ज नेचुरली जाता है
हम और कुछ करते नहीं है, कुछ भी इंटरवेंशन नहीं है। तो जो सॉइल से जो नेचुरल रिचार्ज होके जो जाता है उसको हम बोलते हैं कि आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज है। सरफेस स्टोरेज वो का सॉइल मॉइस्चर में नहीं आ जाएगा? हाँ, हो जाएगा ना। आप इसीलिए सुनो, सरफेस स्टोरेज क्या है कि आप सरफेस पे जो स्टोर करते हो, तो पोस्ट मॉनसून में भी ये पानी जो है वो रिचार्ज में जाता है। ओके, सो इसीलिए हमने नेचुरल इनपुट पैरामीटर में नेचुरल रिचार्ज लिया, सरफेस स्टोरेज से हमने यहाँ पे कनेक्ट किया, और सरफेस स्टोरेज का कुछ पार्ट जो है वो इवोपरेट होगा। ओके, सो सरफेस स्टोरेज हम एज ए इनपुट पैरामीटर में नहीं ले रहे हैं। सेकंड थिंग, सॉइल मॉइस्चर भी हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि सॉइल मॉइस्चर में जो भी पानी उसमें एब्जॉर्ब होगा वो कहीं ना कहीं थ्रू नेचुरल रिचार्ज ग्राउंड वाटर में जाएगा, या फिर यहाँ पे जो ओपन सॉइल है, अगर आप इसके दो पार्ट कर दो, ये ओपन है और ये ग्रीन कवर्ड है। ओके, ओपन है तो इवोपरेशन होगा, ग्रीन कवर्ड है तो ट्रांसपिरेशन होगा। ट्रांसपिरेशन। ओके, सो और सेकंड थिंग कि जब आप रेनफॉल में से इसको माइनस करते हैं, समझ लीजिए ये 100 है और आप बोलते हैं कि ये 40 है, सो 100 माइनस 40 दैट मीन्स आपका जो 60 यहाँ पे रहा है वो 60 ये दो है। तो ऑलरेडी जब आप एक तरफ रेनफॉल रखते हैं, दूसरी तरफ आप रन ऑफ रखते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आपका इसमें आ गया जो बचता है वो। सो हम इसीलिए सरफेस स्टोरेज और सॉइल मॉइस्चर हम वाटर बैलेंस में एज एन इनपुट पैरामीटर नहीं ले रहे हैं। वो हमारा कनेक्ट होगा आपका ये स्टोरेज में कन्वर्ट होगा आपका, कि ये और ये तीनों को हमें हमारी जो डिमांड है उसके कॉन्टेक्स्ट में हमको देखना है। क्लियर? हाँ। क्लियर और नॉट? यस, क्लियर। Yes, clear. ओके, अभी हम जो आपका क्वेश्चन था, अभी जो आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज का जो कॉन्सेप्ट है वो हम, बस संजना मैम वो रिटर्न एंड फ्लो वाला भी बता हाँ दीजिएगा ना। वो पूरा रिचार्ज का बता देती हूँ। शायद आपको एक क्वेश्चन हो, दूसरे को कोई किसी को हो ना बोले, उससे बेटर है कि मैं कंप्लीट ग्राउंड वाटर रिचार्ज आपको एक बार फिर से, आपका गांव जो है अगर मैं उसको वाटर शेड के हिसाब से ड्रॉ करूं तो ये आपका एक वाटर शेड है। ओके, अभी ग्राउंड वाटर रिचार्ज हमने किस तरीके से लिया? वन इज नेचुरल, सेकंड इज सीपेज, सीपेज। yes, seepage from surface Surface. water and canal. Okay, and fourth one is return irrigation. रिटर्न इरिगेशन। Okay, अभी आप सोचिए कि अगर यहाँ से जब बारिश गिरती है तो क्या होता है कि ये पूरा का पूरा आपका जो एरिया है उसमें मॉइस्चर आएगा, सॉइल मॉइस्चर। ओके, सॉइल मॉइस्चर आएगा और सॉइल जब सेचुरेट हो जाएगी तो क्या होगा कि ये डाउनवर्ड आपका सर्कुलेशन होगा नीचे। पर्कोलेट करेगा, जिसको हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। क्लियर? हाँ। हाँ, नेचुरली होता है जो सॉइल ओपन Yes. सॉइल है, ओके, उसमें होगा। तो ये आपका हो गया नेचुरल रिचार्ज। तो इसके पैरामीटर हमने क्या दिए? सॉइल टाइप हमको देखना है और उसके हिसाब से आपको परसेंटेज आपको डिराइव करने हैं कि कितना परसेंटेज बारिश का पानी जो है इस टाइप की सॉइल में रिचार्ज होगा। क्लियर? बिल्कुल। अभी इसमें अगर आपको और Yes. रिसर्च करना है, हाँ, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी रेनफॉल टाइप क्या है। क्यों रेनफॉल टाइप की क्यों जरूरत पड़ेगी? मतलब हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर मैं आपको थियोरिटिकल क्वेश्चन पूछूं कि नेचुरल रिचार्ज में रेनफॉल टाइप कैसे अफेक्ट करेगा, तो क्या कोई आंसर? ये क्वेश्चन अगर हम आपको एग्जाम में पूछे तो आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? इंटेंसिटी से डिफाइन होगा रन ऑफ कितना होगा, चार्ज रिचार्ज कितना होगा। तो इंटेंसिटी से क्या डिफाइन होगा? एग्जैक्ट आंसर मतलब कितना रन ऑफ हो जाएगा और कितना रिचार्ज रेनफॉल टाइप और इससे क्वांटम ऑफ ज्यादा होगा रिचार्ज पता चलेगा।
रेनफॉल अगर आपका हैवी है, रन ऑफ ज्यादा होगा। देन रन ऑफ रन ऑफ ज्यादा होगा, हाँ। ग्रेटर देन इनफिल्ट्रेशन। ओके। हम्म। और अगर लाइट है, हाँ, तो रन परकोलेशन ऑफ ज्यादा विल होगा। बी लेस देन इनफिल्ट्रेशन। हम्म। इवन दो अगर आपका कैचमेंट एक ही टाइप का है वो भी। सो हेवी रन, हमने जब रन ऑफ का जब सीखा था तब भी हमने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में वाटरशेड में भी हमने किया था ना, कि अगर आपका हेवी रेन है, हेवी डाउनपोर है, तो आपका रन ऑफ ज्यादा हो जाएगा। ओके। सो ये नंबर्स में मत जाइएगा, लेकिन जितना हैवी होगा तो वो रन ऑफ को इंक्रीज करेगा, इनफिल्ट्रेशन को डिक्रीज इंक्रीज करेगा। करेगा। लाइट है तो रन ऑफ आपका डिक्रीज होगा, इनफिल्ट्रेशन आपका ज्यादा इंक्रीज। होगा। ओके। सो वहां तक हम उतना वेरिएबल्स हम अप्लाई नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये देखेंगे कि आपकी सॉइल टाइप क्या है, और सॉइल टाइप के परसेंटेज के हिसाब से हम नेचुरल रिचार्ज थ्रू रेन हम उसको कैलकुलेट करेंगे। अभी सेकंड जो चीज है वो है आपका सरफेस स्टोरेज। तो समझ लीजिए ये आपका कोई सरफेस स्टोरेज है जिसमें पानी आ रहा है। अभी उसका इतना पोर्शन जो है ये आपका सॉइल के कांटेक्ट में है। ओके। तो जब ऊपर पानी भरा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, ओके, तो क्या होगा कि यहाँ से जो मॉइस्चर में पानी है वो धीरे धीरे परकोलेट होगा। ओके। और आफ्टर मॉनसून भी, क्योंकि ड्यूरिंग मॉनसून तो ये सरफेस वाटर स्ट्रक्चर भी वाटर रिसीव करता है और सॉइल भी पानी रिसीव करती है। लेकिन आफ्टर मॉनसून क्या होता है कि ये जो सॉइल है वो आपकी ड्राई हो चुकी होती है। ओके। सो या फिर उसमें मॉइस्चर है तो वेजिटेशन उसमें ग्रो किया है। तो सरफेस स्ट्रक्चर में जब पानी भरा है तो वो सॉइल एब्जॉर्ब करती है, उसको डाउनवर्ड परकोलेट करती है। ड्यूरिंग दिस ओनली यहाँ पे इवोपरेशन भी हो रहा है। ओके। सो अगर आप सरफेस वाटर स्ट्रक्चर आपका है, उसको आपके डिवीजन करने हैं तो तीन होंगे। क्या होंगे? वन इज इनफिल्ट्रेशन, सेकंड इज एवोपरेशन। इवोपरेशन, और ड्यूरिंग दिट अगर आपने डायरेक्ट कुछ यूज किया तो। समझ में आया? हाँ। क्लियर? जी। अगर आप यूज नहीं करते यस। तो ये जो स्टोरेज है वो ये दो सिस्टम में लॉस्ट हो जाएगा, अगर आप नहीं करते हैं तो। क्लियर? हाँ। हम्म। सो यहां से जो होगा वो सीपेज फ्रॉम सरफेस वाटर। डन? यस। ओके। अभी हाँ, हाँ, ये तीन टर्म होती है, जैसे सीपेज हो गया, इन्फिल्ट्रेशन हो गया और परकोलेशन हो गया। तो मतलब पहले ये हमने पढ़ा था, कुछ स्लाइटली डिफरेंस है, कोई लेटरल होता है कोई डाउनवर्ड होता है, पर एक बार थोड़ा सा। कौन सा बोला आपने? परकोलेशन, इन्फिल्ट्रेशन और सीपेज। एज सच कोई फर्क नहीं है, सीपीज में डेफिनेटली कुछ फर्क है। परकोलेशन जो है वो नॉर्मली जब हम सरफेस वाटर हार्वेस्ट करते हैं ना, तो उसका अगर पर्पस आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज का है तो हम उसको कभी परकोलेशन टैंक बोलते हैं, पीटी। हाँ। तो उससे क्या होता है कि ये सरफेस स्ट्रक्चर से आपका जो नीचे गया पानी उसको हम बोलेंगे परकोलेशन। ओके। इनफिल्ट्रेशन ज्यादातर सॉइल सिस्टम में काम करता है, ये वर्ड उसके साथ ज्यादा सेट है जहां तक मुझे पता है। योगेश भाई और शैलेश भाई दोनों हैं यहाँ पे, वो करेक्ट कर सकते हैं कि सॉइल पे जब बारिश आती है, ओके, बारिश गिरती है, तो या फिर आप इरिगेट भी करते हैं, तो क्या होगा कि सॉइल सिस्टम से वो सॉइल मॉइस्चर जब सेचुरेट हो जाता है, हाँ, तो भी वो डाउनवर्ड इनफिल्टर करता है। ओके। फिल्टर मतलब सॉइल मीडिया है, एज अ फिल्टर, फिल्टर के हिसाब से काम करती है। इन फिल्टर मतलब वो अपने अंदर लेके नीचे डाउनवर्ड उसको ट्रांसफर करती है। और सीपेज जो है वो ज्यादातर अगर आपका कोई सरफेस वाटर है, हाँ, इन कैनाल फॉर्म में है, नाल। अगर आप इरिगेट करते हैं तो उसमें से आपका पर्पस एक है, लेकिन उसमें से कुछ सीपेज होता है। सीपेज यानी कि अलग सिस्टम में पानी अगर ट्रांसफर होता है तो ये है। बाकी तीनों को कुल मिला के देखा जाए
तो ये परकोलेशन और इनफिल्ट्रेशन तो कंप्लीटली कि आपका सबसरफेस में पानी डालना है, वही है। ओके। ओके। सीपेज जो है वो आपका सरफेस भी हो सकता है, लाइक अगर आपने कोई बड़े इरिगेशन डैम्स या देखे होंगे तो उसमें हम्म सीपेज होता रहता है। तो हम्म वो या तो आगे जाके कहीं ना कहीं इनफिल्टर होगा या फिर आगे कोई और सरफेस स्ट्रक्चर होगा तो उसमें स्टोर होगा। ओके। सो वो सीपेज सरफेसियल भी हो सकता है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं या तो इवोपरेशन लॉस होगा या फिर इनफिल्टर होगा या फिर कोई सरफेस स्ट्रक्चर में स्टोर होगा। तो ये तीनों टर्म का एज पर मी ये डेफिनेशन है। ओके, थैंक यू। हाँ सृजना मैंने एक क्वेश्चन था। हाँ। हाँ, जो अभी आपने इनफिल्ट्रेशन का जो बताया सरफेस वाटर का, तो उसमें रेनफॉल टाइप का एक इफेक्ट होता है, और दूसरा बेसिन का जो क्लासिफिकेशन है वो भी एक इफेक्ट होगा इनफिल्ट्रेशन के रेट में। वो हाँ। एक था। और दूसरा कि नेचुरल इनफिल्ट्रेशन होता है, उसमें हम अगर कुछ वाटर शेड इंटरवेंशन करेंगे, सॉइल मॉइस्चर स्ट्रक्चर्स या जो वाटर शेड के स्ट्रक्चर रहते हैं स्लोप वाइज, तो उससे इनफिल्ट्रेशन हम बढ़ा सकते हैं क्या? तो वो भी यस। एक थोड़ा। यस, वो जो है वो आपका समझ लीजिए कि जब हम अवेलेबिलिटी की बात करते हैं ना, स्टोरेज में हमने 3 अवेलेबिलिटी की बात की। तो जितना आप सॉइल मॉइस्चर को अगर आप क्वांटिफाई करो ना, तो आपको पता चले कि एक्चुअली हम सरफेस पे या ग्राउंड पे जितना ज्यादा जोर दे रहे हैं उस हार्वेस्टिंग, अगर हम सॉइल मॉइस्चर को हार्वेस्ट करें ना, तो वो काफी कुछ ज्यादा इम्पेक्ट आपको देगा। आप अभी जब प्रैक्टिकल करेंगे और उसमें खास करके जब आउटपुट पैरामीटर का प्रैक्टिकल करेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि इवोपो ट्रांसपिरेशन कितना होता है। तो वो इवोपो ट्रांसपिरेशन कहाँ से होता है, सॉइल से या वेजिटेशन से होता है। तो जितना आप सॉइल मॉइस्चर को मेंटेन करेंगे, मैनेज करेंगे, उतना आपके जो रिसोर्सेस है, सरफेस और ग्राउंड वाटर, वो दोनों रिसोर्स को आप कंजर्व कर सकते हैं। ओके। सो यहाँ तक क्लियर। वंदना का क्वेश्चन है सरफेस वाटर के जो डिवीजन है। समझ लीजिए आपके गांव में कोई तालाब है, भद्रेश्वर में, पावड़ियाड़ा में। ओके। तो उसका जितना भी पानी है समझ लीजिए 100 यूनिट पानी है, तो वो कहाँ कहाँ जाएगा? ऑब्जर्व किया है कभी कि कोई तालाब या कोई चेक डैम को ऑब्जर्व किया है कि बारिश के बाद ये समझ लीजिए ये भर गया पूरा। ओके। ये कंप्लीट ओवरफ्लो हो गया। वापस जब आपका प्री मॉनसून सीजन आती है तब ये ड्राई हो जाता है मोस्टली। तो ये पानी कहाँ गया? ग्राउंड वाटर एक रिचार्ज हुआ, एक। हाँ, हम बोलेंगे ग्राउंड वाटर रिचार्ज। फिर ये इनफिल्ट्रेशन मतलब ग्राउंड वाटर रिचार्ज। ओके। फिर क्या होगा? सबका सब पानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा। जब ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, हाँ, आपका पानी जब ओपन सिस्टम में है एटमॉस्फेयर में, तो दूसरी कौन सी ऐसी प्रोसेसेस है कि जो सरफेस वाटर के उस पे अफेक्ट करती है? તમે આંગળું ધોવો ઘરે, પછી પાણી સુકાઈ જાય છે, તો પાણી ક્યાં જાય છે? બાષ્પીભવન થઈ જાય છે। તો જો આંગળામાં આટલું જ પાણી આમ જે ખાલી ભીનું થયું હોય એ બાષ્પીભવન થઈ જાય, કપડું તમે ધોઈને સુકાવો તો એ કપડું સુકાય છે, તો એ બધું પાણી ક્યાં જાય છે? એટમોસ્ફિયરમાં બાષ્પીભવન થઈને। તો જો એ પાણી ઉડતું હોય તો આ પાણી નહીં ઉડતું હોય સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં, તળાવ પાસેથી પસાર થાવ ત્યારે તમને ઠંડક લાગે? તો ઠંડક શું કેમ લાગે છે? પાણીની। આનામાંથી જે વરાળ જે છે, એટલે બોઇલિંગ વોટર ના હોય આ, પણ સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં જે ભેજ જે છે એ મોઇસ્ચરની સ્વરૂપે બાષ્પોત્સર્જન, બાષ્પીભવન। બાષ્પોત્સર્જન એટલે આપણે આપણી આ જે કરીએ એને શું કહીએ? ઉત્સર્જનની ક્રિયા કહીએ। તો ઉત્સર્જનની ક્રિયા, જમીન સપાટી ઉપર કયું લિવિંગ વસ્તુ છે કે જે ઉત્સર્જન કરે છે? વનસ્પતિ। તો વનસ્પતિના પાંદડા દ્વારા જે ભેજ વાતાવરણમાં જાય છે એને બાષ્પોત્સર્જન કહેવાય। હા, એટલે આ બે ટર્મ ભેગી છે, બાષ્પીભવન અને બાષ્પોત્સર્જન। તો કંઈક પાણી જે છે એ ઇવોપરેટ થઈ જશે, બાષ્પીભવન થઈ જશે। બીજું આ સમજાઈ ગયું? પછી ત્રીજું, હવે આ જમીન સપાટીથી નીચે પાણી ગયું,
જમીન સપાટીની ઉપર પાણી ગયું એના વચ્ચેના સમયમાં જો હ્યુમન બીઈંગ મનુષ્ય અથવા તો પશુઓ એનો જો ડાયરેક્ટ ઉપયોગ કરતું હોય તો ત્રીજું પાણી ક્યાં વપરાયું? યુઝમાં, ડાયરેક્ટ યુઝમાં. ક્લિયર? તો આ કેટેગરી છે. એટલે તમે ધારો કે આ શું કામ સમજાવીએ છીએ કે તમને તમારા ગામમાં પશુઓ માટે જો કોઈ તળાવનું કામ કરવાનું હોય તો તમે આ બે વસ્તુને લઈ લ્યો કે ભાઈ મારું આટલું તો લોસ જશે જ, આ તમે આને પકડી નહીં શકો. ઓકે, એના પછી તમારી પાસે જે પાણી બચે એ તમે પશુઓને પીવડાવી શકશો. મોઇશ્ચરને ચૂસી તો નહીં શકીએ ને આપણે, કે નહીં હવામાંથી બાષ્પીભવનને કેચ કરી શકશો. ઓકે, એ નેચરલ પ્રોસેસીસ છે. હા, એટલે જ વોટર બેલેન્સમાં આપણે નેચરલ પ્રોસેસને ધ્યાનમાં રાખીએ છીએ. આ પ્રોસેસીસને આપણે નથી જોતા. क्लियर कि नहीं? हेलो। यस, अभी हम सेकंड जो लास्ट हमारा सीपेज वाला तो समझ में आ गया ना कि जैसे सरफेस वाटर स्ट्रक्चर से सीपेज होके पानी रिचार्ज होता है वैसे ही कैनाल से होता है. क्लियर? मैम एक ये डायरेक्ट यूज का पूछना था. जो डायरेक्ट यूज है बेसिकली बेनिफिशियरी यूज वाली बात होगी ना, जैसे सरफेस वाटर यस 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 वही यस. ना? ठीक. आप ड्रिंकिंग वाटर के ले रहे हैं, डोमेस्टिक यूज के लिए है, केटल है या इरिगेशन के लिए इरिगेशन पानी है। ले रहे हैं, वो है. ओके, अभी हम रिटर्न इरिगेशन सीपेज पे आ जाए. ये क्या होता है कि आपका सोर्स चाहे कोई हो, समझ लीजिए आपकी यहाँ से कोई कैनाल आ रही है, ठीक है. हाँ, ये कैनाल से यहाँ पे पानी एंटर हुआ, या फिर आपका यहाँ पे एक बोरवेल है, उससे आपने पानी विड्रॉ किया, तो आपने एक्स अमाउंट ऑफ वाटर जो है इरिगेशन के लिए यूज किया. अप्लाइड फॉर इरिगेशन. नहीं तो आप बोल रहे कि अच्छा बोरवेल से बाहर कोई भी. निकाला है हमने फार्म लैंड के लिए ना? हाँ हाँ, कोई भी. आप जब इरिगेट करते हैं, इरिगेशन का मतलब क्या है कि आपका सोर्स जुलाई जुलाई टू आपका अक्टूबर ये मॉनसून है. ओके, फिर नवंबर से लेके हम बोलते हैं कि फरवरी जो है वो विंटर है, और मार्च से लेके जून जो है वो आपका समर है. तो आफ्टर मॉनसून ये दो सीजन में, विंटर और समर में जो इरिगेशन करते हैं, वाटर अप्लाई करते हैं, या तो वो सरफेस का होगा, सरफेस वाटर होगा, या फिर वो ग्राउंड वाटर होगा, जो भी हो. ओके, अभी यहाँ पे मैंने वाटर को अप्लाई किया है, तो जैसे हमने सरफेस वाटर का ये क्लासिफिकेशन किया, रेनफॉल का किया, सरफेस वाटर का किया, ऐसे ग्राउंड ये इरिगेशन वाटर का क्या क्लासिफिकेशन आएगा? अगर मैंने यहाँ पे 100 यूनिट अगर अप्लाई किया है इरिगेशन वाटर, तो ये पानी कहाँ जाएगा? क्रॉप्स जमीन। कंज्यूम करेंगे पानी, Okay? फिर सॉइल मॉइस्चर में रहेगा और थोड़ा इनफिल्ट्रेट हो जाएगा, और अगर गीली होगी जमीन तो Evapotranspiration भी होगा. इवेपोट्रांसपिरेशन भी होगा थ्रू प्लांट्स एंड सॉइल बोथ. इतना होगा, इससे ज्यादा कुछ और हो सकता है? ये 3 से ज्यादा? ये 3 से ज्यादा कुछ हो सकता है? अगर हमने इरिगेट किया कोई फार्म को, तो उसमें से हम बोलते हैं कि कोई कुछ पानी जो है वो सॉइल मॉइस्चर में रहेगा, कुछ पानी जो है वो प्लांट उसको कंज्यूम करेंगे, और कुछ पानी जो है एक्स्ट्रा एक्सेस वाटर है वो रिचार्ज होगा, इनफिल्टर होगा. इसके अलावा और कुछ हो सकता है? पेज से भी इवोपरेशन होगा, एक तो प्लांट कंज्यूम करेगा अभी प्लस अब वो नहीं, अब कहाँ कहाँ ये कौन वाटर सी लॉस चीज़ जो का होता है बीच में अगर फ्लड इरिगेशन करते हैं और जो एक्स्ट्रा पानी होता है. मैं फार्म तो में वो तो पानी, इवेपोरेशन. फार्म में पानी आ Infiltration. गया उसकी बात की बात करती हूँ. ये चीज कुछ लॉस हुआ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. जब आपका फार्म इरिगेट कर रहे हैं, तो इरिगेट किए हुए फार्म में कहाँ जाएगा पानी? या तो नहीं होगा जमीन सर, में इतना जाएगा या इतना ही होगा, इवेपोरेट हो हाँ जाएगा. उतना ही होगा आई थिंक. इतना ही होगा, हाँ. इतना ही होगा ना? हम्म. ठीक है, तो अगर ये इतना ही होता है
तो अगर अभी उसको आप प्रोसेस के साथ लिंक करो, हाँ, नेचुरल प्रोसेस के साथ, तो क्या होगा? अगर प्लांट ने कंज्यूम किया है तो प्लांट क्या करेगा? उसको ट्रांसपायर करेगा, ट्रांसपायरेशन होगा। हम्म। ओके, सॉइल मॉइस्चर में रहा है तो वो इवोपरेट होगा। बिल्कुल। ओके, हाँ, इनफिल्टर किया है तो वो कहीं ना रिचार्ज, कहीं आपकी एक्वीफर में रिचार्ज कर। चार्ज होगा। क्लियर? हम्म। तो हम यहाँ पे ये नहीं बोल रहे हैं कि आपने कितना अमाउंट ऑफ पानी अप्लाई किया, हाँ, हम इसको वापस ब्रेक करते हैं कि एटमॉस्फेरिक सिस्टम में वो पानी कहाँ गया। तो अगर वो रिचार्ज में गया है, इसीलिए हम उसको आर आई, मतलब जो आपके इक्वेशन है, रिटर्न आर आई इरिगेशन। जो है रिटर्न इरिगेशन सीपेज में हम उसको कैलकुलेट करते हैं। और उसका आपको दिया है कि अगर आपका कैनाल वाटर से है तो आपकी ग्रेविटेशनल मतलब फोर्स से, मतलब ग्रेविटी से वो पानी आएगा तो उसमें 35% है। ओके, अगर आप ग्राउंड वाटर से कर रहे हैं तो 30% है। और अगर आप उसमें पैडी जैसा कोई कल्टीवेशन करेंगे जिसमें आपको पानी काफी समय तक, मतलब कुछ मॉइस्चर के रूप में नहीं, पानी भर के रखना पड़ता है, तो उसमें 40% है। तो ये जाएगा। और ये जो दो चीजें हैं वो आप, ये भी लॉस होगा। ओके, तो इसको आप इटी में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है? हाँ। तो अभी जब आप प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो उसमें ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो, सॉरी, आपने कितना पानी अप्लाई किया उसको अगर आप तोड़ के देखेंगे ना, तो ये ईटी प्लस आर आई जितना ही होगा, मतलब उसके बाद थोड़ा बचेगा लेकिन उसके आसपास ही कहीं पे आएगा। तो ये सब इंटरलिंकेजेस है। ओके, अभी आप इसमें जितना और डिटेल में जाएंगे उतना और डिटेल में आपको इसको फर्दर क्लासिफिकेशन करने की, तोड़ने में मजा आएगा। लेकिन आई थिंक अगर थियोरिटिकल कोई आपको क्वेश्चन नहीं है तो हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करें। ठीक। इनपुट पैरामीटर में आउटपुट का हम बाद में देखेंगे। क्लियर? सो अभी हम पहला पैरामीटर हमारा क्या है? रेनफॉल। ओके, सो रेनफॉल के लिए हमको क्या डेटा चाहिए? रेनफॉल का डेटा। एवरेज एनुअल रेनफॉल हमको चाहिए। हाँ। ओके, कितना है? 550 mm। हाँ, 550 mm। ओके, सेकंड आपको क्या डेटा चाहिए? आपका आपका ये गांव है, हम जो स्टडी, एरिया ऑफ द तो विलेज। हाँ, एरिया चाहिए। हाँ, हम बिदड़ा गांव का स्टडी कर रहे हैं। ठीक है? हम्म। अभी बिदड़ा ये जो गांव है उसमें हम बोल रहे हैं कि एक वर्टिकल जो पैरामीटर है वो आपका है रेनफॉल आर। दूसरा आपको क्या डेटा चाहिए उसका? ये एरिया। एरिया। तो आपके पास एरिया यहाँ पे है। हम्म। ओके, सो कैलकुलेट करिए अभी। यस। क्या एरिया है आपके पास? 2759 हेक्टर है, ध्यान में रखिएगा। और आपका है 550 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल। कैसे कैलकुलेट करेंगे? यही है ना? पी यानी कि प्रेसिपिटेशन इज इक्वल टू एवरेज एनुअल रेनफॉल ए आर मल्टीप्लाई बाय एरिया। यही आपका फॉर्मूला है ना? हम्म। ए मल्टीप्लाई बाय आर, यही है ना? ए मल्टीप्लाइड बाय, हाँ ठीक है। यस। सही है। ओके, सो आपके पास एरिया है, आपके पास रेनफॉल है, तो कैसे करेंगे? अभी इसको एमएम को मीटर में करेंगे रेनफॉल को। ओके, और हेक्टर मीटर भी कर सकते हैं, या हेक्टर को मीटर स्क्वायर करके मीटर क्यूब में भी कर सकते तो ये 550 मिलीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे हैं। तो पॉइंट 50 डिवाइड बाय 1000। 0.55। डिवाइडेड बाय 1000। 1000 कैसे आया? 1000 सबको पता है ना, वरना મિલીમીટર ને મીટરમાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો શું કરશો? 500 મિલીમીટર થી ઉપરનો સ્ટેપ કયો? સેન્ટીમીટર. સેન્ટીમીટર થી ઉપરનો સ્ટેપ મીટર. તો તમારું 1 સેન્ટીમીટર બરાબર 10 મિલીમીટર, હા, અને 1 મીટર બરાબર 100
સેન્ટીમીટર. તો જો તમારે આ મિલીમીટર લેવું હોય તો 1 મીટરમાં કેટલા મિલીમીટર આવ્યા? 100 સેન્ટીમીટર અને 1 સેન્ટીમીટરમાં 10 મિલીમીટર એટલે 1000 મીટર ટેપ આવે ને એનામાં જે ઝીણા ઝીણા કાપા છે ને એને કાઉન્ટ કરજે, 1000 થશે. 10 સુધી આવતું હતું ને, 10 સુધી 10 આવતું ને. ओके, सो आपको डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो आपको रेनफॉल जो है, हाँ, रेनफॉल आपको मिलेगा 0.55 मीटर. क्लियर? यस यस ओके. अभी अगर आप इसको Yes. डायरेक्टली हेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा हेक्टर मीटर. मीटर. लेकिन आपके जो दूसरे डेटा है ना वो हेक्टर के साथ नहीं रहेंगे तो आपको दिक्कत होगी, इसीलिए हम उसको क्यूबिक मीटर में करते हैं. तो 1 हेक्टर यानी कितना होगा? 10,000 10,000 1 हेक्टर is मीटर स्क्वायर. 10,000 मीटर स्क्वायर. ओके, सो 2759 इज इक्वल टू क्या होगा? 2759 के बाद कितने जीरो लगाने हैं? 1 2 3 4 इतने कितना हुआ? 2,75,90,000. 90,000. अभी नॉर्मली जब आप वाटर बैलेंस करो तो उसको मिलियन क्यूबिक मीटर में कर देना चाहिए, इसीलिए क्योंकि इतने बड़े बड़े नंबर्स को आप बोलने में दिक्कत होगी. ओके, तो मिलियन में क्या होगा? 259 हो जाएगा, ये 259 मिलियन बोलेंगे इसको। मिलियन यानी 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 10 लाख 10 1 लाख. लाख 10 लाख. ओके, सॉरी 10 लाख 1 2 3 4 5 मतलब इसमें कितने जीरो आएंगे? 6. हाँ, लाख में 1 ना कितना जीरो? 5 અને 10 લાખમાં 6. 10 લાખ ને ઇંગ્લિશ માં શું કહેવાય? મિલિયન, હે ને? હા, આપણે 10 લાખ ઇન્ડિયન 10 લાખ ને કરોડ પ્રમાણે ચાલે અને જે બીજી સિસ્ટમ જે છે બ્રિટિશ સિસ્ટમ ને એ બધું એનામાં શું ચાલે? મિલિયન અને બિલિયન ट्रिलियन इकोनॉमी જે વાતો થતી હોય ને યા. ओके, सो हम उसको 10 0. ओके, सो 3 और 3 सो आपका आया 27.59 MCM. 2 मिनट देती हूँ, 2-5 मिनट अपनी बुक में या डायरी में आप इसको कैलकुलेट करके रख दीजिए ताकि आपको मैम ये बोलिए। 27 इंटू हाँ। 0.55 होगा ना, तब एमसीएम होगा वो. हाँ अभी वो मीटर स्क्वायर है अभी ना. सिर्फ तो हाँ, वो मतलब हम नहीं लोग ने हेक्टर को मीटर में कन्वर्ट हेक्टर को मीटर में किया और इसको इंटू रेनफॉल करेंगे तभी मिलियन एमसीएम होगा ना, तो वो हाँ। 15.70 हाँ। आता है. हाँ, वो ऐसा 70 क्या है कि अगर आपको कन्वर्जन में ज्यादा अच्छे से ध्यान है तो आप ये कन्वर्जन नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए. लाइक आप स्क्वायर किलोमीटर को डायरेक्ट मीटर से करेंगे तो आपका आंसर एमसीएम में आ जाएगा. समझ में आया नहीं आया? 27.59 है एमसीएम. मिलियन क्यूबिक मीटर या मिलियन स्क्वायर मीटर है? मिलियन क्यूबिक मीटर. हेक्टर का वो मीटर स्क्वायर है ना. ये जो है आपका 15.17 होगा. ये होगा आपका, ये आया विलेज एरिया है आपका 2759. हाँ, उसको आप स्क्वायर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करिए. सो मल्टीप्लाई बाय 10,000. 10. यस. ओके, सो क्या आएगा आपका? 27590123 और 4. ओके, और उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे आपका 0.554 था ना, 55 ये आप 5 का. मल्टीप्लाई करेंगे. करो वंदना. 151745 15.17 1745 MCM. ओके, ये रहा आपका आंसर. यस क्लियर? यस यस. हाँ, तो ये आपका हो गया पहला इनपुट P. કરી લ્યો, આ પ્રેક્ટિકલ છે, પછી બીજા કોઈ જર્નલ આપશે નહીં તમને.
શું ये हो લખ્યું? गया P ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર, પેલા ટાઇટલ આપો, વરસાદ, હા, रन ऑफ समथिंग આર ઇન્ટુ એ ગુણ્યા એ, ઇન્ટુ બોલાય એટલે સમજવાનું કે ગુણાકાર. ઓકે, સો એરિયા તમારો કેટલો છે? 2759 હેક્ટર. ના, ડાયરેક્ટ રેનફોલ થશે, હેક્ટર સાથે ડાયરેક્ટ રેનફોલ કરશો તો શું થશે? હેક્ટર મીટરમાં જવાબ આવશે. એટલે એને ચોરસ મીટરમાં કન્वर्ट करो. ये हो गया सबका रेनफॉल. यस ओके, सो आप जो डेफिनेशन, जो इक्वेशन है वो याद रखिए. अभी हमको क्या कैलकुलेट करना है? रन ऑफ. हाँ, इनपुट पैरामीटर. अच्छा सॉरी. क्या कितना कैलकुलेट, ग्राउंड में गया? केनाल का सीपेज मतलब रिचार्ज कैलकुलेट करना है ना. अभी रिचार्ज आपको कैलकुलेट करना जो मेजर एस्पेक्ट है दैट इज योर ग्राउंड वाटर रिचार्ज. सॉइल मॉइस्चर को हम लेंगे नहीं लेंगे? सॉइल मॉइस्चर है. इनफ्लो में तो लेंगे. नहीं लेंगे ना. ओके, नहीं, क्योंकि वो लेंगे. रिचार्ज में ही आ जाएगा. ओके, हाँ, रिचार्ज में आ जाएगा. इन्फिल्ट्रेशन में. रिचार्ज में Yes. yes. सेकंड थिंग, आप रन ऑफ करके माइनस कर देंगे तो सिस्टम की एक तरफ तो पी में से आर माइनस किया है, बाकी का तो आपके सिस्टम में ऑलरेडी हमने इक्वेशन में लिया है, मैथ्स में, है ना. मैथ्स को थोड़ा यहाँ पे ज्यादा ध्यान देना है. तो हमको सॉइल मॉइस्चर और सरफेस वाटर ये दोनों को नहीं लेना है. क्लियर? सो अभी हम सीधा जाएंगे ग्राउंड वाटर रिचार्ज पे. ओके, सो हम अभी एक सिस्टम, एक पहले रिचार्ज एस्टिमेट करते हैं. ओके, सो रिचार्ज ड्यू टू रेनफॉल आपको कैलकुलेट करना है. तो उसमें क्या फैक्टर अप्लाई होगा, क्या डेटा चाहिए? यहाँ पे आप साथ साथ में परसेंटेज. डेटा का लिस्ट भी बनाते जाइएगा कि वाटर बैलेंस में आपको क्या क्या डेटा चाहिए. रेनफॉल कैलकुलेट करने में कौन सा डेटा आपने लिया? एरिया और एनुअल रेनफॉल. अभी एवरेज एनुअल रेनफॉल को कैलकुलेट करने का पहले आपको बता दिया है, ठीक है, कल भी हमने बात की थी. सो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगी. वो दो डेटा चाहिए. अभी हम आगे रिचार्ज ड्यू टू रेनफॉल, ये नेचुरल रिचार्ज है. ओके, हमने कुछ इंटरवेंशन नहीं किए हैं. तो उसमें क्या आपको डेटा चाहिए? एरिया और एवरेज एनुअल रेनफॉल से आपने क्या निकाला? टोटल रेनफॉल, जो हमने अभी पहले निकाल दिया, दैट इज 15.7. अभी आपको क्या लेना है कि नेचुरली वो जो सॉइल है उससे कितना रिचार्ज होगा. तो ये बिदड़ा गांव जो है उसकी सॉइल सैंडी है. वो सैंडस्टोन एरिया में, कनकावती सैंडस्टोन पे लोकेटेड गांव है. उसका जो अपस्ट्रीम जो कैचमेंट है वो सैंडी है. तो वो पूरे गांव की जो सॉइल है वो सैंडी है. तो हमने किसके नॉर्म्स को हम फॉलो कर रहे हैं? ARDC नॉर्म्स. ओके, तो एज पर द नॉर्म, अगर आपके पास अभी प्रेजेंटेशन आप लैपटॉप से जुड़े हैं और आपको, सॉरी मैंने कल शेयर नहीं किया है, लेकिन अगर आपने नोट डाउन किया होगा तो सैंडी सॉइल में हम कितना परसेंटेज रिचार्ज लेते हैं? 20. ओके, 20. सो 20 से 25. इसका मतलब क्या है कि टोटल रेनफॉल का 20% ऑफ वाटर जो है वो रिचार्ज होके एक्वीफर में नीचे जाएगा. ओके, सो कैलकुलेट करके बताइए क्या आंसर आएगा. 3.03. सबका आंसर आ गया? यस, क्या आया? जो लिखा है मैम वही है 3.03. 3.03. ओके, क्लियर? हाँ, तो आपको दो पैरामीटर मिल गए. हाँ, एक है आपका P मिल गया 15.7, आपको मिल गया RR रिचार्ज ड्यू टू रेन 3.03. ओके, तजीना पर इसमें इंटेंसिटी मैटर नहीं करती है? जैसे रेनफॉल तो है 15.17, किस इंटेंसिटी वगैरह से हुई है? इंटेंसिटी मैटर करती है. हाँ, लेकिन अगर हम वो एस्पेक्ट्स को डिटेल में देखने जाएंगे तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट का, या फिर वाटर बैलेंस करके आप उसको वाटर बजट के साथ कैसे लिंक कर सकते हो, वहां तक नहीं जा पाएंगे. सो आप
मैंने कल भी बोला था कि ARDC के नॉर्म्स जो है वो इंडिया के हिसाब से डिजाइन किए गए नॉर्म्स है। सो ऑन एन एवरेज आपका सैंडी सॉइल है तो 20% आपका रिचार्ज होगा। समझ लीजिए आपका रन ऑफ जो है वो 40% है, तो 40% आपका रन ऑफ गया, 20% आपका रिचार्ज गया, कितना हुआ 60। उसके बाद भी 40% जो पानी बचता है वो उसमें से सॉइल मॉइस्चर में रहता है, और उसमें से कुछ मिनिमम ऑफ वाटर जो है वो आपका इवोपरेट हो गया। ड्यूरिंग मानसून भी इवोपरेशन होगा, उसमें लॉस होगा। ओके, सो ये नंबर्स में इतना कुछ चेंज नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर आप CGWB का रिपोर्ट को आप रिफर करो एरिया के हिसाब से, सो उसमें भी ग्राउंड वाटर एस्टिमेशन की बहुत अच्छी मेथड दी गई है। तो उसमें आप नेचुरल रिचार्ज के लिए कौन से नॉर्म्स को कंसीडर किया है वो आप देख सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं, नॉर्मली यही होते हैं। ठीक है। ठीक है। रीना बहन, हम्म। रीना बहन, हाँ, बोलिए बोलिए। आई हैव अ क्वेश्चन यहाँ पे। अगर रेनफॉल का 25% ही हम गिनते हैं एज रिचार्ज, तो एक्चुअल में वो जो रन ऑफ को निकालने के बाद वाला जो परसेंटेज है उसका 25 नहीं होगा? नहीं 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 नहीं। ओके, समझ लीजिए कि ये सिस्टम में बारिश आई, ओके, 100 यूनिट, तो ये कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर इसका आप डिस्ट्रीब्यूशन देखो ना, हाँ, तो एक मेजर डिस्ट्रीब्यूशन है आपका रन ऑफ, ओके। दूसरा जो आपको जाएगा वो इनफिल्ट्रेशन होगा, और तीसरा जो है वो होगा इवोपोरेशन। हाँ, और ये इनफिल्ट्रेशन के साथ ही या तो वो इनफिल्ट्रेशन जो पानी जो है वो तो या तो वो सॉइल मॉइस्चर में रहेगा, और या फिर वो आपके ग्राउंड वाटर में डीप पर्कोलेट होगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। तो ये 100 में से समझ लीजिए यहाँ पे 40 गया, तो यहाँ पे जो 60 बचा ना, वो 60 का 20% नहीं है, वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 100 का 20% है, जो टोटल रेनफॉल है ना उसका 20%। ओके, ओके, थैंक्स। क्लियर सबको? यस। सजीना बहन, आ, एक डाउट आया अभी जो आपने बोला कि अगर हमने जो एरिया लिया है उसमें हाँ जितनी बारिश हुई हमने उसका ये रिचार्ज कैलकुलेट करा है। अब जो सेकंड वाला जो पॉइंट है रिचार्ज ड्यू टू कैनल वाला, तो अगर कैनाल भी अगर उसी एरिया में आ रहा है तो क्या वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज ऑलरेडी हमने जो कैलकुलेट करा है वही कंसिडर नहीं कर सकते, उसको अलग से नहीं कैलकुलेट? नहीं नहीं क्योंकि अगर उसी एरिया में आ रहा है तो फिर कैनाल नहीं, भी आ गया ना उसी। उसी एरिया में कब आ रहा है, कैनाल से पानी कब सप्लाई होता है? नॉर्मली कैनाल वाटर कब सप्लाई होता है? ये एक चीज ये डन है, RR डन है सबको। यस यस ओके, यस। आपका RR हो गया। अभी कैनाल रिचार्ज पे हम आ जाते हैं। हम्म, तो कैनाल से रिचार्ज कैसे हम कैलकुलेट करते हैं कि आपका जो स्टडी एरिया है, समझ लीजिए ये एक विलेज है, ओके, और यहाँ पे कोई एक बड़ा स्ट्रक्चर है, वहां से एक अनलाइंड कैनाल अगर वहां से निकल के ये गांव में आती है, ओके, तो उससे जो सीपेज होगा। आफ्टर मॉनसून ये लाइन कैनाल अनलाइन कैनाल में जब पानी पास होता है, तो उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो सीपेज होता है, तो उसको हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर? और उसका फॉर्मूला क्या है? अगर एरिया लेंथ। एरिया ऑफ कैनाल। एरिया, हाँ, क्या डेटा एरिया ऑफ ऑफ आपको कैनाल। चाहिए? कैनाल। कैनाल का हम्म एरिया चाहिए। लेंथ, हाँ। समझ हम्म लीजिए मैं यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल आपको बोलूं कि 2 किलोमीटर का लेंथ है, इस गांव में कैनाल से कोई पानी नहीं आ रहा है,
लेकिन आपको कैलकुलेशन सिखाने के लिए समझ लीजिए 2 किलोमीटर का एरिया लेंथ है, और आपकी कैनाल कितनी चौड़ी होगी समझ लीजिए, 1 मीटर। ओके, ओके। तो सॉरी, ये आपका लेंथ है और विड्थ जो है वो आप बोल रहे हैं 1 किलोमीटर है। तो आपका एरिया कितना हुआ? 2 स्क्वायर किलोमीटर हुआ। ओके, यस। और सीपीस का नॉर्म क्या है? 0.175 MCM पर डे पर स्क्वायर किलोमीटर। तो अभी हमको उसमें क्या डेटा चाहिए? आपके पास एरिया आ गया, हाँ, मतलब ये आप फॉर्मूला को, ये नॉर्म्स को देखिए, नॉर्म्स में कितने हैं MCM, ये रहा। ओके, आपका MCM आपको मिल गया 0.175। अभी दूसरा आप लीजिए, ये रहा डे। तो आपको दूसरा डेटा चाहिए कि कितने दिन कैनाल में से पानी बहा है। क्लियर? तो वो आपको जो ऑपरेटर या मैनेजमेंट सिस्टम है, या इरिगेशन डिपार्टमेंट है, या कोई लोकल इंस्टीट्यूशन है, तो उसको पूछना पड़ेगा कि आपकी कैनाल कितने दिन चली। अभी शिवालिक कैनाल वाटर सप्लाई जो है ऑलवेज पोस्ट मानसून में होता है, रबी सीजन में। हाँ, ड्यूरिंग बारिश कभी कोई कैनाल वाटर सप्लाई नहीं होता है। तो नेचुरल रिचार्ज जो हमने पहला कैलकुलेट किया, रिचार्ज ड्यू टू रेनफॉल, उससे ये अलग है, क्योंकि रिचार्ज ड्यू टू रेनफॉल ड्यूरिंग मॉनसून जो क्वांटिटी ऑफ वाटर रिसीव हुआ है एज अ रेनफॉल, उसका कुछ पार्ट है वो एक्वीफर में परकोलेट हुआ है। अभी यहाँ पे जो हम बात करें वो ये कर रहे हैं कि जो सरफेस पे स्टोर्ड वाटर है वो आफ्टर मॉनसून उसको जमीन पे फैलाया गया है, मतलब थ्रू कैनाल। तो अगर वो अनलाइंड कैनाल है तो उसमें से कुछ पानी जो है वो परकोलेट होके एक्वीफर में वापस जाएगा। क्लियर? तो इसीलिए वो नेचुरल रिचार्ज से डिफर करता है। ठीक है, तो आपको ये चाहिए कि कितने अब जैसे कि इसमें सजीना बहन, जो दिन वाला आप बात कर रहे हैं, तो उसमें कैनाल में तो पानी मतलब मान लीजिए 1 महीने तक भी रहता है, लोग उसको मतलब पंप करते रहते हैं, बट अगर उसका मतलब स्टोर्ड अगर हम देखें तो वो तो 30 दिन भी अगर स्टोर्ड है तो वो 30 दिन के हिसाब से कैलकुलेट होगा। नहीं नहीं, कभी भी कैनाल वाटर जो है वो सप्लाई फ्लो में। उससे नहीं होता है कि आप उस पे मशीन लगाओ वो करो। वो बड़ी कैनाल में, नर्मदा में जहाँ पे होता है वो अलग बात है, अदरवाइज आप लोकल एरियाज में जाएंगे ना तो फ्लो। ग्रेविटी कैनाल होती है। ओके, ग्रेविटी होती है। सो ग्रेविटी से वो पानी निकल जाता है, तो वो स्टोर होगा, तो वो ये जो अच्छा। ये जो एरिया है वहां तक पानी पहुंचेगा कैसे? ये हाइट पे होता है स्ट्रक्चर, ग्रेविटी फ्लो और से जाता उसको डिजाइन करते हैं कि ये पहले उसके कुछ कैनाल का, योगेश पे क्या होते हैं, मेन कैनाल, फिर ब्रांच कैनाल, ये सब तब माइनर, सब माइनर, वो सब उसमें कैटेगरीज आती है। फिर यहाँ से समझ लीजिए 2 नैरो कैनाल हो जाएगी। ओके, फिर इसका भी फर्दर आप देखेंगे तो ये छोटी छोटी कैनाल हो जाएगी ऐसे। तो इसमें ग्रेविटी से ठीक पानी है। फ्लो होता है। ओके, ये फ्लो है, ये कोई स्टोर्ड वाटर नहीं है। ओके, सो यहाँ से जो पानी जितने दिन चलता है, तो समझ लीजिए कि आपका, हाँ, नवंबर से मार्च तक चलता है। ओके, सो समझ लीजिए 100 डेज आप ले लो। पर वो कंटिन्यू नहीं रहता फ्लो शायद, मतलब कंटिन्यू जो नंबर ऑफ रहे, डेज में, सो मतलब डिपेंड्स ऑन बीच द में शेड्यूल, छोड़ते पाँच पाँच, डिपेंड्स ऑन हाँ, द शेड्यूल इरिगेशन पे शेड्यूल। रहता है। हाँ, हाँ, तो मतलब अगर आप समझ लीजिए हाँ 100 आपको नहीं लेना, मंथ, तो हाँ, समझ, मंथ में 10 दिन पकड़ेंगे तो छः छः मंथ का या 5 मंथ का 50-60 डेज हो गया सब। ओके, लेट्स टेक 50 डेज। ओके, तो आपके पास ये डे भी आ गया। अभी स्क्वायर किलोमीटर, तो स्क्वायर किलोमीटर कितना है आपका? 2 किलोमीटर उसका लेंथ है, लेंथ। और लेंथ मल्टीप्लाई बाय आपका 1 मीटर है तो होगा 0.0001। 0.001 ओके, इसको करिए, कितना आएगा? इंटू 0.002। 0.002। 2 तो आपका यहाँ पे आएगा, स्क्वायर किलोमीटर। स्क्वायर मीटर में जाएगा ना।
स्क्वायर किलोमीटर में 0.002 किलोमीटर स्क्वायर। अभी इसको मल्टीप्लाई करिए। 117। इसमें हमने क्या करा था जरा, मैंने पहले 2 और 1 था ना, लेंथ और ब्रेथ हाँ किलोमीटर्स हाँ में ऑलरेडी हाँ, था, तो ये वो नहीं नहीं नहीं, ये 2 किलोमीटर इसकी लेंथ है। हाँ, और ये जो विड्थ विड्थ है वो आपका 1 मीटर है। तो उसको हमने किलोमीटर में कन्वर्ट किया। हाँ हाँ, क्योंकि जब आपको कोई भी मैथ अच्छा का ऑपरेशन करना है, मतलब कोई कैलकुलेशन करना है, तो अगर आप कोई एरिया या वॉल्यूम से डील करते हैं, लेंथ या एरिया या वॉल्यूम, तो उसके पैरामीटर्स जो उसका यूनिट है वो सेम वो होना एक चाहिए। तो ये किलोमीटर है और ये मीटर है, और हमको डेटा भी स्क्वायर किलोमीटर में चाहिए, तो हमने इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट कर। और फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो दैट विल बी योर 0.002 किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर? क्या आया यस, आंसर? 0.0175 जीरो MCM। पॉइंट जीरो 0.175 175 MCM। यही आया। उसको क्या है, 5 2 जा 10 हो गया, तो एक जीरो लग गया। ओके, क्लियर ये? लेकिन हमारे एरिया में कैनाल नहीं है, तो हमारा ये इनपुट आएगा 0। अरे ये RI हो गया ना? हाँ, आर नहीं, इसको आर आर क्या कैनल का है तो आर कैनाल को क्या बोला है? क्या कहेंगे? आर आर ई क्या आर कहेंगे? ई आर ई बोला है। आर ई। आर ई। आर ई। मैम इसमें मेरा एक क्वेश्चन था, ये जो अगर कंक्रीट का होता है कैनाल तो फिर हम लोग इसको फैक्टर को लेंगे ही नहीं ना? नहीं, बिल्कुल लेंगे नहीं, 0 कर देंगे। कैलकुलेशन पर करने का भी जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन में तो लेना पड़ेगा लेकिन ना, नहीं? कैलकुलेशन में जरूरत ही नहीं है ना, वो ठीक। आपका स्टोरेज है। जब आप वाटर बजट करेंगे तो आप बोलेंगे कि मेरे पास इतना सरफेस वाटर अवेलेबल है। सजीना बहन, लेकिन केनाल भले ही कंक्रीट का भी हो हम्म, तो भी सीपेज तो सीपेज होता होता है। है। तो मे बी हो सकता है कोई नेग्लिजिबल हो या लेकिन वो निग्लिजिबल ही होगा, वो नहीं होता है इतना। पूरी कहानी में वो बहुत छोटा अमाउंट हाँ होगा। हाँ हाँ। और मैम इसमें नहीं, एक अभी और ये चीज मैंने, सॉरी अजय बोल रहे थे तुम। बोलो 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 कुछ। इसमें एक और चीज देखा है मैंने, कई बार कैनाल जो इनलाइन ट्रीटमेंट होता है ना, वो नीचे से ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, साइडों से करते हैं खाली कैनाल का ट्रीटमेंट। इस तरह का भी उसमें भी कुछ फैक्टर चेंज होगा क्या? हाँ, मेन फिल्ट्रेशन तो नीचे से ही होगा, हाँ, तो बॉटम उसमें से भी ही फैक्टर होगा। चेंज हो जाएगा, 0.175 चेंज होगा पर डेसीपेज जो है, नहीं 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 नहीं, सेम ही रहेगा? अभी उतना उतना ये सारी चीजें क्या है कि मैनेजमेंट की है, कि हमें ठीक है। कैलकुलेशन में दिक्कत हो, उससे बेटर उनको बोलो कि आप बॉटम भी कंक्रीट कर दो। तो ठीक कुछ है, ठीक। चीजें ऐसी है कि जिसको सीधा प्रैक्टिकल में, मतलब जो मैनेजमेंट एस्पेक्ट से प्रोटोकॉल डिजाइन करना है, उसमें लेके आना चाहिए। ठीक है। ठीक है, ये हो गया आपका। यस यस। ओके, सो नाउ हम जाएंगे। ये आपको नहीं लेना है हाँ इनपुट में, क्योंकि ये गांव में कोई कैनाल नहीं है। आपको कैलकुलेशन सिखाया है कि अगर इन केस आपको आपके एरिया में कहाँ पे करने को आया और कैनाल वाटर है वहां पे, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। अनलाइन प्रैक्टिकल में है तो लिख तो। सकते हैं ना? सॉरी, प्रैक्टिकल में लिख सकते हैं ना ये वाला? नहीं, एज एन एग्जाम्पल आपको चाहिए तो आप लिखो, लेकिन आपका फॉर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ठीक है, अदरवाइज नहीं करना है। ओके, सो अभी हम मूव करेंगे रिचार्ज ड्यू टू रिटर्न इरिगेशन। यहां पे आए। ओके, सो रिचार्ज ड्यू टू रिटर्न इरिगेशन सीपेज का क्या नॉर्म है? आपको क्या चाहिए? हाँ, कि आर आई इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर अप्लाइड, उसके हमारा ग्राउंड वाटर से इरिगेशन हुआ है तो उसका 30%। क्लियर? फॉर्मूला क्लियर है? यस यस।
ओके, सो अभी उसके लिए हमको क्या डेटा चाहिए? वाटर अप्लाइड फॉर इरिगेशन, नंबर ऑफ इरिगेशंस, वाटर अप्लाइड फॉर इरिगेशन, कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है आपके पूरे विलेज में, एक फार्म में नहीं, आपके पूरे विलेज में जितना भी इरिगेशन हुआ है उसमें कितना पानी जो है अप्लाइड। वो अप्लाई किया है इरिगेशन के लिए, वो नंबर चाहिए। ओके, उसका 20% लेना है, 30%, तो इसका तो कोई इश्यू नहीं है। अभी ये कहाँ से लेंगे? वो आपका इरिगेशन फार्म लैंड की जो डेटा है उससे। देखिए इसकी वो हमने कल फ्लक्चुएशन निकाला था, उससे भी निकाल सकते हैं ड्राफ्ट, ग्राउंड वाटर ड्राफ्ट का। यस, सो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है, मतलब ज्यादातर तो उसमें हम ग्राउंड वाटर ड्राफ्ट को कैलकुलेट करते हैं। हाँ, और वाटर टेबल फ्लक्चुएशन से क्या होता है कि आप अगर बोलो कि चेंज क्या हुआ स्टोरेज में, हाँ, तो उसको काफी और पैरामीटर्स अफेक्ट करते हैं। कैसे अफेक्ट करते हैं कि समझ लीजिए कोई और पर्पस के लिए ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट किया है, हाँ, तो हम कहीं ना कहीं ये मान के चलते हैं कि ये 100% एक्सट्रैक्शन जो है वो ग्राउंड इरिगेशन के लिए हुआ है, तो मे बी वो डिफर कर सकता है। ठीक है, सेकंड थिंग इज दैट कि अगर आपका रीजनल एक्वीफर है और रीजनल एक्वीफर का आप जिस गांव में स्टडी करें वो उसका एक पार्ट है, तो वो ओवरऑल जो एक्वीफर में जो डायनेमिक्स होते हैं, मतलब वाटर टेबल राइज या फॉल होता है, तो वो कहीं ना कहीं इसको अफेक्ट करेगा। तो हम ज्यादातर आप ग्राउंड वाटर ड्राफ्ट को कैलकुलेट करते हैं। ओके, उसका दूसरा मेथड है, वो मेथड ये है कि आप क्रॉप एरिया ले लीजिए, हर एक अलग अलग क्रॉप एरिया, और हर एक क्रॉप को कितना शेड्यूल ऑफ इरिगेशन दिया, उसमें कितना पानी गया, तो ये बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, तो उससे बेटर है कि आप ग्राउंड वाटर ड्राफ्ट कैलकुलेट करो, और ग्राउंड वाटर ड्राफ्ट कैलकुलेट करने की जो मेथड है वो यहाँ पे दी है कि आपको ये देखना है कि आपके कितने ट्यूब वेल्स या ओपन वेल्स, आपको पहले ये सर्वे कर लेना। इसलिए जो वेल इन्वेंट्री बोली थी ना हमने, तो ये वेल इन्वेंट्री आपको यहाँ पे काम आएगी। कैसे काम आएगी कि कितने नंबर्स ऑफ बोरवेल्स आपके गांव में है, तो आपको देखिए डेटा में दिया गया है, ये रहा है। ओके, सो नोट डाउन कर लीजिए कि टोटल बोरवेल्स आपको बिदड़ा गांव में 129 है, उसमें से 4 बोरवेल्स डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं, और 125 बोरवेल्स जो है वो इरिगेशन एग्रीकल्चर यूज में जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ड्राफ्ट कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिखिए डोमेस्टिक, जिसमें 4 है, और इसको फर्दर सीजन वाइज इसको बाइफर्केट करिए। 125 बोरवेल्स जो है वो खरीफ में ऑपरेट होते हैं, और 125 विंटर में ऑपरेट होते हैं, और समर में सिर्फ 70 बोरवेल्स ऑपरेट होते हैं। क्लियर? ये हाँ, डेटा है, ये डेटा आपको प्राइमरी डेटा लेना है, इसका और कोई सोर्स नहीं है। यू मस्ट हैव टू गो फॉर प्राइमरी सर्वे। ओके, क्लियर? अभी अभी आपको क्या देखना है कि कितना आवर पर डे पंपिंग होता है। तो डोमेस्टिक है, अगर वो गांव बड़ा है तो 4 घंटा वहां पे एवरी डे पंपिंग होता है, तो हमने उसको नंबर बोरवेल्स नंबर, मतलब क्वांटिटी ऑफ बोरवेल्स 4, और वो 4 आवर्स पर डे पंपिंग होता है। और एग्रीकल्चर में जो भी है वो सब 8-8 घंटे होते हैं। ठीक है, सो आपका क्या हुआ कि समझ लीजिए हम एक इसको पकड़े, तो आपका 125 नंबर्स ऑफ बोरवेल्स प्लस 8। ओके, अभी कितने दिन पंपिंग करते हैं, तो समझ लीजिए अगर, हाँ, आप आपके हिसाब से देख लीजिए कि समझ लीजिए यहाँ पे खरीफ में भी वो 30 डेज करते हैं। ओके, 30 डेज समझ लीजिए कि बारिश नहीं है, ड्रॉट कंडीशन है, ऐसा कुछ है, तो हम सॉरी हम ये तो नहीं कर सकेंगे क्योंकि हमने उसको क्वांटिटी में लिया है। आई थिंक 30 ज्यादा हो रहा है,
आप इसको 20 कर दीजिए। यहाँ पे मैं डेटा फिर चेंज कर दूंगी, आप 20 से कैलकुलेट करिए इसको। ओके, तो आप यहाँ पे उसको 20 डेज आप उसको पंपिंग कर रहे हैं, ठीक है, बाकी का सही है। यहाँ पे 20 कर दीजिए। अभी आपको पंपिंग टेस्ट करो या फिर आप ओवरऑल आपके गांव के, ये आपका अगर विलेज एरिया है, ओके, तो उसके अलग अलग लोकेशन पे जाके आप उसका डिस्चार्ज मेजर करो। ओके, और डिस्चार्ज मेजर करने के तीन मतलब जो मेथड है वो ये है कि इनिशियली क्या डिस्चार्ज है, फिर इन मिड टाइम क्या डिस्चार्ज है, और एंड में क्या डिस्चार्ज है। ये तीनों का अगर आप एवरेज करेंगे तो वो एक लोकेशन पे आपको डिस्चार्ज मिला। वैसे आप और दूसरा, तीसरा, 4, 5 समझ लीजिए, आप ऐसे करके 10 लोकेशंस में आपने डिस्चार्ज लिया, और इसका अगर आप जो एवरेज करेंगे वो आपका डिस्चार्ज होगा वो एक्वीफर का, आपके गांव का। ओके, सो सिर्फ एक वेल का करके नहीं करना है, क्योंकि डिस्चार्ज जो है कैसे अफेक्ट होता है कि जैसे हम पानी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मीनवाइल उसको वो एक्वीफर है वो वापस वो वाटर सप्लाई करता है, वो जो गैप हुआ है उसको फिल करने की कोशिश करता है। तो अगर आपका जो बोरवेल है उसके पास में कोई रिचार्ज स्ट्रक्चर है, या फिर वहां से कोई नदी बहती है या कुछ भी ऐसा उसको रिचार्ज सोर्स मिल रहा है, तो वहां पे डिस्चार्ज ज्यादा होगा। तो हमें हर एक तरीके का ग्रिड में से कुछ 8-10 बोरवेल्स का इस तरीके से हर एक बोरवेल का खुद का इनिशियल, मिड और एंड का एवरेज, सिमिलरली ऐसे 10 बोरवेल का जो एवरेज आपने निकाला है उसका फर्दर एवरेज निकालेंगे तो हमको मिला 1200, और डिस्चार्ज ऑलवेज हम एलपीएम में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सचिन, इधर इनिशियल, मिडल और एंड, इसके बीच में टाइम फ्रेम क्या रहेगा? देखिए, अगर आप 8 घंटा पंपिंग चल रहा है तो 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे नहीं करना है तो 8 घंटा पंपिंग है तो पहले ले लिया, फिर 4 घंटे के बाद ले लिया, और फिर जब मोटर बंद करते हैं तब ले लिया तो भी चलेगा। आपको लग रहा है कि बहुत वेरिएशन आ रहा है तो उसको आप फर्दर क्लोजर ग्रिड पे कर सकते हैं। ये सारी चीजें ऐसी है कि जब आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं और अगर वेरिएशन आपको ज्यादा लग रहा है तो आप उसको फर्दर और ये डिटेल आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। मेथड ये है। ओके, सो आपको ये मिला 1200 LPM। अभी यहाँ पे एक मिस्टेक हम कर सकते हैं, वो ये है कि यहाँ पे हमने लिखा है लीटर पर मिनट, और हमने यहाँ पे टाइम फ्रेम क्या लिया है, पर आवर। आवर। तो अभी क्या करना पड़ेगा, पर मिनट में टाइम को कर सकते हैं 60 × 60 करके 60। 60। अभी ये करिए, कर गुणा कर 125 × 8 × 60 × 20 × 1200। सो अभी यहाँ पे क्या है आपका आंसर, 1440 MCM। 1440 क्या आया, MCM। तो दिस इज रॉन्ग। क्यों, यस क्यों, आपका क्वांटिटी क्या आया यहाँ पे, 144 आएगा ना, क्योंकि वो लीटर का हमें मीटर में भी करना पड़ेगा ना, मीटर क्यूब में। ये क्या है आपका लीटर। लीटर। प्रसून जी, ओके, यहाँ पे एक गलती हम कर जाते हैं कि ये जो आपका क्वांटिटी है, जैसे आपने टाइम, ये लीटर में है, हाँ, वो मीटर में ट्रांसफर करके। आवर को आपने जैसे मिनट में कन्वर्ट किया, वैसे आपका यहाँ पे लीटर है। ओके, सो लीटर को पहले एमसीएम से पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर में, क्यूबिक मीटर में, स्क्वायर में। ओके, मीटर क्यूब में। मीटर ओके, क्यूब में। तो मीटर क्यूब में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो 1 क्यूबिक मीटर 1000 लीटर इक्वल टू 1000 लीटर। लीटर। So first divide this figure with 1000 and then divide it by million. So million के 6 0, 6 डेसिमल
और 1000 के 3, सो 1 1.44। ओह, ओके ओके ओके, क्लियर? ठीक है। बाकी के सारे स्टूडेंट्स शांत है तो समझ में आ रहा है ना? सजीना मैम समझ जरा में आ रहा है, और पर ये रिपीट। कन्वर्ट करने में गड़बड़ हो जाती है। अभी यहाँ जी पे प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है? सजीना बेन, वो हाँ आपने हाँ, वो एलपीएम को जो कन्वर्ट किए ना, वो जरा फिर से करिए तो जरा। ओके। पहले हमने क्यूबिक समझ मीटर में। लीजिए कि आपका एक बोरवेल है, ओके? हम्म। उससे आप पंपिंग करते हैं। हम्म। तो आप क्या करेंगे, कोई एक आपके पास जो भी ड्रम है, हाँ, वो ड्रम को आप इसमें डायरेक्ट डायरेक्ट, उसके जो स्टोरेज टैंक है उससे नहीं, जो आपका डिलीवरी पाइप जो है इसका, ये उससे डायरेक्ट भरना है। और आपको देखना है कि कितने सेकंड्स या मिनट में ये ड्रम भर गया। समझ लीजिए, आप अगर इसको बोलते हैं कि मेरी ये 1000 की कैपेसिटी का ड्रम है, 1000 लीटर की कैपेसिटी का, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये कुछ 50 या 54 सेकंड्स में भर गया। तो आपको इसको कन्वर्ट करना है कि अगर मैं ये 1 मीटर मोटर चलती है तो वो कितना पानी बाहर निकलता है। तो हमारे केस में 1200 लीटर पर मिनट वो बोरवेल जो है वो पानी को बाहर डिस्चार्ज करता है। क्लियर? ये समझ में आ गया हम्म महेश? ओके। सो लीटर पर मिनट, हम्म ओके? हम्म अभी हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा पंप जो है वो 8 आवर चलता है। तो यहाँ पे अगर हम 8 आवर लिखेंगे तो ये, तो यहाँ पे जो ये 1200 है वो 1 मिनट में है। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारा पंप 8 घंटा चलता है, तो हमको इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सॉरी मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 60। मिनट। तो दैट मीन्स कि 1 मिनट में आपका 1200 लीटर पानी बाहर निकलता है। तो 8 × 6, 8 × 6 = 48, 420 मिनट में वो पानी कितना निकलेगा बाहर? 1200 मल्टीप्लाई बाय 480। तो इतना लीटर आपका पानी जो है वो बाहर निकलेगा। ओके। ठीक है। क्लियर? अभी ये हम्म आपका लीटर है, ओके? और आपके सारे डेटा जो है वो क्यूबिक मीटर में है। फिर आप उसको फर्दर मिलियन क्यूबिक मीटर में करते हैं। तो क्यूबिक मीटर मीन्स व्हाट, कि एक पैरामीटर 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, और उसका एक और 1 मीटर। तो ये जो है ये आपका क्यूब हुआ, क्यूबिक मीटर। तो 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो आपका ये जो नंबर आया उसको डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो आपको मिलेगा क्यूबिक मीटर। और फर्दर इसको 1 मिलियन से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा एमसीएम। क्लियर? तो अभी कोई एक ओके। जन इसको कैलकुलेट करके बताइए, 0.42, 1.44, 3.60 और 3.02, ये टोटल बदलेगा कितना हुआ? 8.484। ओके, ये आपका हो गया 8.48, ओके, 484। ये समझ में आ गया आपको? ये हुआ ड्राफ्ट। ये हुआ ड्राफ्ट। अभी हमारा काम कहाँ था? ग्राउंड वाटर रिचार्ज पे। ओके, सो यहाँ पे आप कर दीजिए, क्या आया था वहां पे? 8.48। 8.484। तो यहाँ पे आप चेंज कर दीजिए 8.484, उसका 30%। 2.54। 2.55, ओके? ये मेरा 58 जैसा हो जाता है। सचिन बहन, हाँ, हाँ, मेरा वो 0.144 आ रहा है। जो पिछले स्लाइड में हमने जस्ट इसका जो किया, खरीफ वाला, हम्म। वो 1.44 जो लिखा है वो 0.144 आ रहा है।
कोई बात नहीं। शायद शायद मेरा गलत हो रहा है क्या, क्या कहाँ हो रहा है? फिर से आप, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आपको एक्सप्लेन करते हुए आप फिर से कैलकुलेट करिए। ओके, चलेगा। आपके नंबर्स ऑफ बोरवेल्स हैं 125, दिख रहा है? 125 है। ये हाँ कलर विजिबल है ना? दिख रहा है। हाँ, तो एक आपको लेना है 125, उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितना आवर पर डे? 8 घंटे। 8। ओके, तो 8 8 को घंटा आप मल्टीप्लाई कर दो पहले सीधा मिनट में। अप्लाई कर रहे हैं 60 से बराबर ओके, आपके टोटल कितने दिन पंपिंग चला है ऐसे? 20 डेज। 20 दिन। ओके, और आपका जो डिस्चार्ज है वो है आपका 1200 लीटर। तो आपका आंसर जो आएगा वो लीटर में आएगा। इसको कैलकुलेट बराबर। करके तो बताइए मुझे। हाँ 144 और 7 zeros। ओके, हाँ 1 4 4 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अभी इसको हम यस कन्वर्ट करेंगे क्यूबिक मीटर में। तो क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 के 3 जीरो उड़ा दो। ओके, तो उड़ा 1 देंगे 4 बिल्कुल। 4 1 2 3 4 0। ओके, अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिलियन क्यूबिक मीटर में। मिलियन क्यूबिक मीटर में कितने होते हैं? 6 जीरो। तो हमारे 4 जीरो तो उठ गए, और यहाँ पे आ गए आपका डेसिमल 1.44। सो आपका मल्टीप्लिकेशन सही है, कहीं पे एक जीरो कम हो गया आपके पास। समझ में आ गया? ओके क्लियर और नॉट? पहले क्लियर। हम इसको लीटर से क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट किया, 3 जीरो यहाँ पे, और क्यूबिक मीटर से यहाँ पे मिलियन में 6 जीरो यहाँ पे। सो 9 जीरो हमने यहाँ से उड़ा दिए, 3 4 5 6 7, और ये यहाँ पे। क्लियर? तो इस तरीके से आप विंटर का और समर का, ये सब का आप डिस्चार्ज को अगर कैलकुलेट करते हैं तो आपका जो आंसर आया क्या आया? 8.48। ओके, अभी ये 8.48 आप ग्राउंड वाटर रिचार्ज में लेके आइए। हम एक्चुअली यहाँ पे थे। ओके, सो आप 8.48 करते हैं, उसका 30% आप रिटर्न इरिगेशन सीपेज, तो आपका 2.55 जो आया वो आपका आया रिचार्ज इनपुट। क्लियर? ओके, अभी हम रिचार्ज पे आ गए, तो ये हो गया। इसमें क्लियर सबको कि कुछ डाउट है? दिमाग में कैलकुलेशन चल रहे हैं क्या सबके? कर रहे हैं थोड़ा। ओके, क्लियर है ना? तो मैं आगे बढ़ूं। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। Okay, so last one is recharge from surface storage. Okay, तो surface storage से रिचार्ज होने के लिए क्या नॉर्म्स है? आपको क्या डेटा चाहिए? 2 डेटा चाहिए। एक, आपकी कितनी सरफेस जो है वो पानी, मतलब जो पानी के टच में है। सो ये आया आपका एरिया अंडर वाटर और सबमर्जेंस। ओके, ये समझ में आया? यस 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 यस। ओके, अभी उसमें दूसरा पैरामीटर हमको चाहिए कि जो एआरडीसी के नॉर्म्स हैं वो बोल रहे हैं कि 55 सेंटीमीटर्स, मतलब कि 0.55 मीटर, हाफ मीटर ऑफ वाटर कॉलम जो है वो रिचार्ज होके सबसरफेस प्रोफाइल में जाती है। तो आपकी यहाँ पे थिकनेस कुछ भी हो वो मैटर नहीं करती है। वो 42 60 सेंटीमीटर था ना सजीना मैम? हाँ, यहाँ पे हमने उसका एवरेज लिया है सैंडी सॉइल में। थोड़ा सैंड क्ले
ऐसा मिक्सचर है तो 40 to 60 का हमने एवरेज लिया है। मतलब या फिर क्या बोलते हैं कि कुछ पार्ट में अगर क्लेई सॉइल है, ऐसा कुछ है, तो आप आपके हिसाब से, आपको लग रहा है कि मेरा एकदम से क्ले एल्यूमिनियम नहीं है और एकदम से सैंडी नहीं है, बीच का है, तो आप उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो हमने समझ लीजिए यहाँ पे 0.55 नॉर्म्स लिया है, ठीक है, मीटर पर मिनट। तो आपकी ये वाटर कॉलम वो स्ट्रक्चर में जो भी हो वो मैटर यहाँ पे नहीं करता। यहाँ पे क्या मैटर करता है कि आपकी इतनी, ये आप 0 पकड़ो तो ये 0.55, इतना पानी जो है वो आपका रिचार्ज हो जाएगा। तो ये नॉर्म तो आपके पास है, आपको अभी क्या कैलकुलेट करना है? एरिया। एरिया। एरिया कैलकुलेट करना है। अंडरस्टूड? यस यस। एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी वो बताइए। लंबाई इनटू चौड़ाई। अभी इसमें हमें फिर स्ट्रक्चर्स लेने पड़ेगा क्या, वाटर रिसोर्स, जैसे नंबर ऑफ, हाँ, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग चेक डैम हो गए सरफेस या वाटर बॉडीज। पॉन्ड्स, और हाँ। तो आपको कहीं ना तो कहीं हमने जो स्टडी किया हुआ या फिर WSP आपके साथ शेयर किया हुआ, उसमें हमने बोला था कि वेल इन्वेंटरी करना है, किस लिए? ड्राफ्ट कैलकुलेशन के लिए। फिर आपको बोला होगा सरफेस वाटर स्ट्रक्चर का वाटर इन्वेंटरी करना है, स्ट्रक्चर, क्यों? ये कैलकुलेशन के लिए। रिचार्ज फ्रॉम सरफेस स्टोरेज। बहुत ज्यादा मेहनत है वाटर बैलेंस निकालने के इस लिए। अभी अभी आप सोचो, इसलिए टाइम आप लगेगा प्रोजेक्ट के लिए। हाँ, इसीलिए शिवाली। इसलिए इसलिए आप, तो इसलिए शिवाली, आप जो बोलते हैं कि इसका इतना छोटा माइनर चौंक। पार्ट वहां पे जाता है तो हम उसको छोड़ने के लिए इसलिए बोलते हैं कि ये भी बहुत है। और ये कर लिया तो काफी, परफेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन काफी कुछ अच्छा है, पर करेक्टेड ये है। करने के लिए भी टाइम लगेगा ना, इसलिए। तो आपकी जितने भी स्ट्रक्चर्स गांव में प्रेजेंट है वो सबको सर्वे करना है। आप GIS से भी कर सकते हैं। हाँ, GIS से अगर आप उस एरिया को गूगल अर्थ पे भी कर सकते हैं। गूगल अर्थ पे आपको जो स्ट्रक्चर्स दिखते हैं उसका आपको वाटर कॉलम तो लेना नहीं, आपको सिर्फ सबमर्जेंस एरिया लेना है। तो ये सबमर्जेंस एरिया को मैंने स्क्वायर मीटर में किया तो मुझे पता चला कि टोटल इतने स्क्वायर किलोमीटर, 13, इतने एरिया में मेरा पानी भरता है। ये बाद में मत जाइएगा अभी, हाँ, यहाँ से एंट्री नहीं है आपको। मैम ये सबमर्ज एरिया जो वाटर स्प्रेड एरिया से सेम। हाँ, यस। हाँ, तो आप यहाँ तक ही, ये इस तरफ मत जाइएगा अभी, वो आपको बाद में आएगा। ओके, तो अगर आपके पास सबमर्जेंस एरिया का स्टडी कर लिया तो आपको पता चला कि 1304922 इतना एरिया जो है वो आपका सबमर्जेंस में है। ओके, और अगर मैंने उसको स्क्वायर किलोमीटर में कन्वर्ट किया तो स्क्वायर, ये मीटर है, स्क्वायर किलोमीटर में करेंगे तो स्क्वायर किलोमीटर का 3 0 और वो स्क्वायर है तो और 3 0, तो 6 0 से अगर आप इसको डिवाइड करो तो आपका आ गया 1.30। ये समझ में आ गया? ये सिंपल गूगल मैपिंग भी कर सकते हैं, फील्ड सर्वे भी कर सकते हैं। फील्ड में जाके हर एक स्ट्रक्चर पे आप जो गांव का वो लोकल बंदा है उसको लेके जाओ और उसको बोलो कि इसकी लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, दैट इज योर सबमर्जेंस एरिया। ओके, और अनइवन है बहुत तो आप उसको GIS से मैप भी कर सकते हैं। तो मैम ये इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन था, ये था कि जैसे वाट जो सबमर्ज एरिया है या फिर वाटर स्प्रेड एरिया है, वो डिपेंड अपॉन द मंथ में रह भी रहता है। जैसे सपोज करो रेनी सीजन्स में ले रहेंगे तो वाटर स्प्रेड एरिया कुछ और रहता है, तो हमारा प्रोजेक्ट का उसको कैसे डिफाइन करेंगे? सपोज करो हम मानसून सीजन में लेना चाहिए, इसका भी थोड़ा बताएंगे किस मंथ में इसको कैलकुलेट करना चाहिए? नहीं, इसमें हम फर्दर और डिटेलिंग में नहीं जाते, वो हम इवोपरेशन में जाएंगे। अगर आप इसकी फर्दर कॉलम देखो ना तो यहाँ पे मैंने सीजनलिटी लिखा है। ठीक है। ओके, सो 5 मंथ लिखा है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो इतना क्वांटिटी ऑफ वाटर तो रिचार्ज कर देंगे, क्योंकि आप 1-2 महीने में इतना वाटर कॉलम रिचार्ज हो जाता है। तो अगर आप नॉर्म्स को फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे या फिर और रेफरेंस आप लेंगे तो एटलीस्ट ये आप सोचिए ना, है कितना, आधा मीटर ही है। मतलब आपकी कोई भी आप वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर देखो तो वो कुछ ना कुछ 2-2.5 मीटर की होती है। ओके, और अगर 2-2.5 मीटर की नहीं भी हुई ना
तो आफ्टर मॉनसून जो इवोपरेशन रेट है ना वो कम होता है। और इनफिल्ट्रेशन में आप सोचो कि अगर बारिश से, चलती बारिश में भी इनफिल्ट्रेशन होता है तो ये तो स्टोर्ड वाटर है, तो उसके पास तो दिनों के मतलब 30 दिन भी अगर पानी भरा रहा तो आप सोचिए कि उसको कितना टाइम मिला है पानी को इनफिल्टर करने के लिए। तो सीजनलिटी अगर 5-6 महीना भी पानी रहता है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप ये नॉर्म को फॉलो कर सकते हैं। मैम जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोलता हूँ, आपने एकदम सही बोला है, लेकिन मेरा एक और इसमें क्रॉस क्वेश्चन था कि जैसे सबमर्ज एरिया अगर आप मानसून सीजन में देखते हैं तो ये ग्राम ताड़प का जो भी है वो सबमर्ज एरिया माइट बी 15,000, बट अगर आप इसी को देखते हैं जनवरी में या फिर अप्रैल में तो सबमर्ज एरिया कम होगा। तो तो जैसे जैसे जो वाटर स्प्रेड एरिया वो टर्म फिक्स होती है, जैसे वाटर एरिया फिक्स है, वाटर वाटर बॉडी का एरिया फिक्स रहता है, दैट डजंट डिपेंड बिकॉज वो गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से है जो भी वहाँ का है। तो वाटर स्प्रेड एरिया भी फिक्स रहता है कि उतने में ही रहेगा पानी। अब वो उसके बाहर निकल रहा है तब भी हम लोग उतना ही लेते हैं जो वाटर स्प्रेड एरिया है उसका। तो मैं उस वे में पूछना चाह रहा था जो सबमर्ज एरिया है, बिकॉज जब हम ऑनलाइन करेंगे ना उसको कैलकुलेट वाया गूगल अर्थ और समवेयर, तो वो पूरा का पूरा टर्मिनोलॉजी टाइम के ऊपर डिपेंड हो जाएगी, ये एरिया बहुत रिड्यूस हो सकता है अगर मैं हाँ सीजन चेंज हाँ, करूंगा तो। सही है आपकी बात कि हमें देखिए अगर आपको लग रहा है कि ये डेटा आपको थोड़ा परफेक्ट चाहिए, परफेक्ट इन द सेंस कि थोड़ा बहुत 10% 15% एरर, ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने गूगल से लिया और वो ड्यूरेशन पे समझ ली वो इमेज किस टाइम की है तो वो आपको देखना पड़ेगा। सो फील्ड डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उससे टैली करिए। सेकंड थिंग जो आपका क्वेश्चन था कि ड्यूरिंग उसकी जो सीजनलिटी क्या है, और सीजनलिटी के साथ आप अगर देखो तो सबमर्जेंस एरिया आपका रिड्यूस होता जाता है। तो समझ लीजिए कि ये एक स्ट्रक्चर है उसका, ये ये इसकी वाटर कॉलम है, ठीक है, आपका एरिया स्प्रेड ये हो गया। ओके, अभी होगा क्या कि जैसे जैसे इसमें से इवोपरेशन होगा, इनफिल्ट्रेशन होगा, ये आपका एरिया कम होता जाएगा। यस यस। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, ये फर्दर रिड्यूस होगा। यस यस। ओके, सो इसीलिए अगर उसको बाद में आएगा, लेकिन आप मैनेजमेंट में जब जाएंगे ना, मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स पे, तो जब आपको रिचार्ज करना है तो यू मस्ट हैव लार्जर सबमर्जेंस एरिया, क्योंकि उतनी जगह से सॉइल उस वो पानी को एब्जॉर्ब करके डाउनवर्ड परकोलेट करेगी। लेकिन अगर आप सरफेस स्टोरेज को मेंटेन करना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव रिड्यूस्ड सबमर्जेंस एरिया, क्योंकि जितना सबमर्जेंस नैरो होगा उतना ओपन सरफेस पानी की कम होगी तो इवोपरेशन लॉस कम होगा। सिमिलरली आपका जो बॉटम है, सबमर्जेंस एरिया है, वो कम है तो इनफिल्ट्रेशन भी कम होगा। तो बिल्कुल। ये जो है, तो ये कहीं ना कहीं ये जो नॉर्म वर्कआउट किया है वो कोई एक सिस्टम, मतलब इस तरीके के सिस्टम्स को मॉनिटर करने के बाद यहाँ पे मैक्सिमम होगा, यहाँ पे मिनिमम होगा, मतलब उससे कम होगा यहाँ पे, वो वहां तक तो हम लेते नहीं है क्योंकि वहां तक तो ये इवोपरेशन भी होता जाएगा। ओके, ठीक है। सो हम इस तरीके से ये नॉर्म्स को वर्कआउट किया गया है। जो ये एआरडीसी के नॉर्म्स हैं वो हर एक सिचुएशन में ऑन एन एवरेज आपकी जो सीजनलिटी है उस हिसाब से, और ये जो रिचार्ज है ना ये समर तक नहीं चलता है, ये ठीक है। नॉर्मली पोस्ट मानसून में 2-3 महीने में, मतलब जनवरी तक तो ये इतना रिचार्ज हो जाता है आराम से, उससे ज्यादा होगा कम नहीं होगा। मैं आपको बताऊं कि सैंडी सॉइल की जहां तक बात होती है इसी एरिया की, ये जो जिस विलेज का डेटा हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं उसी की बात करें, तो वो बोलते हैं कि एक वाम, मतलब गांव में जाओ ना तो बोलेंगे कि एक दिन में एक वाम पानी रिचार्ज हो गया, एक वाम यानी कि एक हाथ जितना, और ये हाथ कितना होता है, ऑलमोस्ट 1.57 फीट का होता है, आधे मीटर का होता है। ओके, सो उतना तो वो बोलते हैं कि अगर उसमें रिचार्ज ट्यूबवेल बनाया है तो एक दिन में एक 1.5 फीट पानी, आधा मीटर पानी तो रिचार्ज हो जाता है। तो ये तो हम पूरी उसका लेते हैं सीजन का। सो ये नॉर्म कुछ ज्यादा नहीं है, और ये पैरामीटर्स को अभी यहाँ पे इंक्लूड करने नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ये आपको कब करना है, जब आपको उसमें से डायरेक्ट यूज करना है, तब तब सीजनलिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ठीक है, और आपका पर्पस क्या है, अगर आपका पर्पस रिचार्ज का है तो ज्यादा दिन तक पानी खुला रखिए ही मत, उसको डाउनवर्ड परकोलेट करिए। अगर आपको डायरेक्ट सरफेस वाटर यूज है तो जितना हो सके उतनी वाटर कॉलम ज्यादा, उसका सरफेस एरिया और सब सरफेस मतलब सबमर्जेंस एरिया वो कम होना चाहिए।
तो हम जब एरिया एरिया कैलकुलेट करेंगे तो एज्यूम करके चलें कि हम लोग हमेशा कैलकुलेट करें पोस्ट मानसून ही, हाँ सैटेलाइट कैसे सेट करें कि हाँ, यस 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 यस। ओके, सो ये आपका हो गया 0.55 से लेके आपका एरिया कितना था, ये आप ले लिया आपने स्क्वायर किलोमीटर में ले लिया 1.30। ओके, सो यहाँ पे मैंने 1.30 लिया है और उसके साथ मैंने डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई किया 0.55 मीटर। क्या ये सही है? 1 किलोमीटर में है, 1 मीटर यूनिट में चेंज है, करनी तो उसको पड़ेगी। कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। कन्वर्ट करना हाँ पड़ेगा। वो सेंटीमीटर्स में है। ओके, अभी आप एक चीज देखिए, नहीं, 1.30 आपका स्क्वायर किलोमीटर है। ओके, तो इसको आप उसको मीटर में मीटर में कन्वर्ट करिए, कितना करेंगे? 130, इंटू 1000, 1000 तो 130 हो जाएगा। स्क्वायर 1000 इंटू इंटू किलोमीटर 1000 1000, सिर्फ 1 किलोमीटर इंटू नहीं, 1000 1000 इंटू 2 बार 1000, किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर है। अच्छा इसका अच्छा, सॉरी, इसका 1000 इंटू 1000 1000। और इसका 1000 into 1000। 1000 हो जाएगा, हाँ। स्क्वायर किलोमीटर का मतलब क्या है? 1 किलोमीटर और ये 1 किलोमीटर। तो आपको जब मीटर में कन्वर्ट करना, 13 लाख। कोई मीटर करना है, इसको भी मीटर करना है, तो 3 0 यहाँ पे, 3 0 यहाँ पे, तो एक के बाद 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो ये 13 आया लाख आपका स्क्वायर मीटर। ओके, और मल्टीप्लाई आप इसको करेंगे 0.55 से, ये मीटर, तो आपका आएगा आंसर क्यूबिक मीटर में आएगा। में आएगा। आएगा, सही है। हाँ, हाँ, और दोनों को आप मीटर में कन्वर्ट कर दिया है और हाँ क्यूबिक मीटर में आएगा। वापस आप इसको एमसीएम में कन्वर्ट करेंगे तो कितने से डिवाइड करेंगे? 10 लाख। तो मैंने क्या किया है कि इससे मल्टीप्लाई ही नहीं किया और लास्ट में डिवाइड भी नहीं किया। 6 0 से आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वही 6 0 से आप उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो इन केस अगर आप स्क्वायर किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर करते हैं तो वो आपका आंसर मिलियन क्यूबिक मीटर में आता है, क्योंकि इसको आप मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करते हैं, वही चीज आप यहाँ पे एमसीएम में करने के लिए 1 मिलियन से डिवाइड करते हैं। डिवाइड तो करते नहीं हैं। मैंने मल्टीप्लाई किया, नहीं डिवाइड किया, तो आपका आंसर आ गया 0.72। ओके, ठीक है। 0.72 कैसा आ रहा है मेरा? 0.715 आ रहा है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ, तो फिर आप डेसिमल को करेंगे तो आ जाएगा। सो आपका टोटल रिचार्ज कितना होगा? यहाँ पे हमने रिचार्ज बदला है, 2.55 यहाँ पे आया ना, तो आपका टोटल रिचार्ज कितना हुआ? प्लस हो जाएगा वो 0.72 प्लस 2.5। सारी वैल्यूज का समेशन है ये, हाँ, टोटल रिचार्ज वाला। टोटल रिचार्ज आपका ये क्या हो गए? 21.48 तो क्या क्या हुआ आपका? रेनफॉल 303 प्लस 0.00 प्लस 2.55 प्लस 0.72, 6.3 आया। 6.3126। ओके, तो आपका इनपुट पैरामीटर क्या हुआ? रेनफॉल 15.7, ग्राउंड वाटर रिचार्ज 6.30, 7 4 11 1 2, 21.47 आपका हुआ टोटल इनपुट। प्रैक्टिकल खत्म, टाइम खत्म। ओके, समझ में आया? ये वैल्यू क्या है सजना मैम? टोटल वाली 6.3। 6.3 जो है, जो टोटल रिचार्ज है 4 टाइम्स, मतलब ये आपका आर आर, ये आर ई, दिस इज योर आर आई, दिस इज योर आर एस आई। ओके, ये चारों टाइप के जो टोटल ग्राउंड वाटर रिचार्ज है उसके क्यूमुलेटिव हुआ 6.30। तो आपका इनपुट में हमने क्या लिया? एक रेनफॉल और ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज।
तो रेनफॉल इज योर 15.17 एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज इज 6.30. सो क्यूमुलेटिव आपकी जो गांव की जो सिस्टम है उसमें 21.47 NCM इनपुट है. ओके इसमें रेनफॉल को क्यों काउंट करा? वो तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज में आ गया ना, मतलब नहीं, रेनफॉल हम ऐड क्यों? सामने उसको इनफिल्ट्रेशन होगा रन ना। ऑफ को कैलकुलेट करते हैं ना. रन ऑफ कैलकुलेट करेंगे, ड्राफ्ट कैलकुलेट करेंगे. तो ये जो है ये सिर्फ ग्राउंड वाटर का निकाल रहे हैं हम अभी, जो हमने कल तीन देखे, रेनफॉल सरफेस, सॉइल और रेनफॉल ग्राउंड वाटर। हाँ, रेनफॉल अगर आप नहीं लेंगे, ओके, तो रेनफॉल से जो सॉइल मॉइस्चर होगा उससे जो इवोपरेशन होगा उसको आप कैसे लेंगे, ईटी को. तो ऐसे हर एक पैरामीटर है दूसरे के साथ लिंक है, एक को नहीं लेंगे तो उसके रिलेटेड जो दूसरा है आप नहीं ले सकते. तो इस तरीके से ईटी को फर्दर डिफरेंशिएट करना मुश्किल है कि ईटी को सोर्स क्या है. ग्राउंड वाटर है तो आप समझ लीजिए कि चलो आप रबी में और समर में आपने किया तो वो ग्राउंड वाटर है, लेकिन ड्यूरिंग मानसून भी जो ईटी है तो वो तो बहुत लार्ज पैरामीटर है. तो अगर आप उसको रेनफॉल को छोड़ते हैं तो ईटी को छोड़िए. ईटी को छोड़ते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि सॉइल मॉइस्चर की हेल्थ को मेंटेन करना कितना इंपॉर्टेंट है. जो शुरू में आपके आई थिंक अजय या किसी ने ये सजेस्ट मतलब बताया कि हमको नहीं, इस हिसाब से सॉइल मॉइस्चर हेल्थ को मेंटेन करना है, सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन के काम करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका सॉइल रिजर्वर बढ़ेगा, तो सरफेस एंड ग्राउंड को आप मतलब कंजर्व कर सकते हैं. नहीं, हम जो ये प्रैक्टिकल अभी इनफ्लो का कर रहे हैं ये सिर्फ ग्राउंड वाटर का ही फोकस करके, मतलब एक्वीफर का जो नहीं, है वाटर बैलेंस उसका कर रहे हैं कि पूरा कर रहे हैं, जो ये पूरा है, सरफेस, सॉइल और ग्राउंड वाटर ये तीनों का पूरा है। है, विलेज. ये पूरा है हमारा. ओके। ओके, हम ये रेंज इनपुट और ये अगर हमने रिचार्ज लिया तो उसके साथ हमने ये डिस्चार्ज भी उसका लिया है, और अगर हमने इसमें जो सॉइल मॉइस्चर में पानी बचा तो उसका हमने ईटी भी लिया है. ओके, अंडरस्टूड. मुझे अभी भी क्लियर नहीं हुआ संजना मैम, हमने रेनफॉल को सो ऐड क्यों करा? क्योंकि इनफ्लो नहीं, हाँ, इसमें ये भी बताइए कि कल हमने जो तीन किए थे, सरफेस, सॉइल और ग्राउंड वाटर, ये तीन जो टेबल बनाए थे, तो उसमें इसमें से कौन सा कुछ में आएगा? देखिए ये रेनफॉल जो है, मैंने आपको क्या बोला कि रेनफॉल जो आपके पास आता है उसके वो डिवीजन सर। हमारे लिए अवेलेबिलिटी है, दैट इज योर सरफेस वाटर एंड आपका सॉइल मॉइस्चर. ओके, और फिर ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो होता है वो हम अलग तरीके से काउंट करते हैं. तो ये सरफेस वाटर है वो आपका इसी पानी में से, अगर ये पी है तो ये क्यू है, डिस्चार्ज है. तो यहाँ पे जो सिस्टम में रहा वो पी माइनस क्यू है. तो ये पी माइनस क्यू में से ही कुछ पानी यहाँ गया, कुछ पानी यहाँ गया, ये कुछ पानी यहाँ गया, ये जो बचा है उसमें से. सो 20% को मत देखिएगा अभी, अदरवाइज आप में से कोई पूछेगा कि हमने ये ग्राउंड रिचार्ज टोटल का 20% क्यों लिया. तो अगर आपको इसके साथ कन्वर्ट करना है तो ये इसका और फर्दर डिवीजन में आ जाएगा, कुछ लोअर परसेंटेज आ जाएंगे. तो ये 3 में पानी जाता है. ओके, तो ग्राउंड वाटर सिस्टम को एसेस करने के लिए हम ये पानी भी लेते हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो इससे होता है, लेकिन ये हम नहीं लेते हैं. लेकिन इससे जो लॉस जाता है अगर ये सरफेस पे अप्लाई होता है तो उससे जो इवोपरेशन या ईटी होता है उसको तो हम आउटपुट में कैलकुलेट करते हैं ना. तो अगर यहाँ पे हम इनपुट में नहीं लेंगे तो हम आउटपुट में कैसे ले सकेंगे जब आपको कोई एक सिस्टम को बैलेंस करना है. ओके, तो यहाँ पे आप बोलो कि मैं यहाँ पे पी नहीं लूं, हाँ ये नहीं लेना है, तो फिर यहाँ पे आप ईटी कैसे लेंगे. और अगर यहाँ पे आप ईटी ले रहे हैं तो उसका जो सोर्स है वो भी आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा. हाँ, इसमें एक क्वेश्चन था कि हम अभी रेनफॉल का 15 जो हमारे एमसीएम आ गया है ये भी हम कैलकुलेट में पकड़ रहे हैं, और हम जो रिचार्ज ड्यू टू रेन निकाल रहे हैं ग्राउंड वाटर का जो 3.03 आ रहा है वो भी हाँ, पकड़ रहे हैं, तो वो डबल हो रहा है क्या? नहीं, डबल नहीं होगा आपका, क्योंकि यहाँ से ये जो चीज है वो आपका जो ग्राउंड वाटर ड्राफ्ट या जो आप ईटी लेंगे ना उसके साथ ही ये चीज मैच हो हम्म। जाएगी. क्योंकि जैसे आप वो पानी को यहाँ पे हम ले रहे हैं तो वही पानी इरिगेशन में आपका ईटी में निकल जाएगा. जैसे सरफेस वाटर हम स्टोरेज में नहीं ले रहे हैं, इनपुट में नहीं ले रहे हैं, लेकिन उसका इवोपरेशन और इनफिल्ट्रेशन ले रहे हैं. तो अगर यहाँ पे हम
जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज को जितना भी ले रहे हैं, तो सामने वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज से जो पानी हमने इस्तेमाल किया उसको हम ईटी में ले रहे हैं ना वापस। तो आप कहना चाह रहे हो कि हम ये रेनफॉल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर हम ये नहीं लेंगे तो हम ईटी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, मतलब हाँ क्योंकि जो रेनफॉल में सॉइल मॉइस्चर वाला पार्ट भी आ जाएगा, जो रेनफॉल प्रेसिपिटेशन हुआ, तो अगर वो इंक्लूड नहीं करेंगे तो फिर माइनस किस में से हम्म। करेंगे ईटी निकालने के लिए, ऐसा? हाँ और अजय आपका नहीं पर मैं, हाँ हाँ, आपका आपका जो अजय जो क्वेश्चन जो था कि रेन जो डुप्लीकेशन तो नहीं हो रहा है जब आप इसको रेनफॉल रिचार्ज को कर रहे हैं, तो पहले तो रेनफॉल भी लिया और रिचार्ज भी लिया। आप इतना थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि ये पानी फिर से यूज हो रहा है, और ये पानी जब फिर से यूज हो रहा है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो आपके आउटपुट पैरामीटर में जाएगा। जब वो आउटपुट पैरामीटर में जाएगा तो उसका इनपुट भी लेना पड़ेगा। तो ये ऐसे बैलेंस करने के लिए आप, अगर आप कोई संस्था का बैलेंस शीट वगैरह देखा होगा, तो एसेट और लायबिलिटी जैसे होता है, तो उसी सेंस में है कि जो प्रेसिपिटेशन जो है वो इवोपोर ट्रांसपिरेशन को कंट्रीब्यूट करेगा। इसलिए एक तरफ प्रेसिपिटेशन लिया, दूसरी तरफ हमने इवोपोर ट्रांसपिरेशन लिया। इसी तरह से हमने रिचार्ज ड्यू टू रेनफॉल लिया, हालांकि वो रेनफॉल से ही आ रहा है, लेकिन क्योंकि वो इनफ्लो में रह गया है जिसको आप बाद में यूटिलाइज करेंगे ग्राउंड वाटर के माध्यम से, इसीलिए वहां पे ग्राउंड वाटर यूज आ जाएगा, तो ग्राउंड वाटर ड्राफ्ट आ जाएगा। तो इसीलिए इस दोनों को बैलेंस करने के लिए एक तरफ इसको लिया, एक तरफ उसको लिया। अगर आपको मतलब थोड़ा सिंपल वे में समझना है तो आप दो चीजों को पहले सेपरेट करके देख लीजिए। पहले सिर्फ सरफेस का देख लीजिए, ग्राउंड में जो भी गया उसको आप आउटफ्लो समझ लीजिए, और जब ग्राउंड का अलग से कर लीजिए तब उसको इनफ्लो कर लीजिए, और दोनों को जोड़िए तो फिगर जो है वो सेम आएगा। इसीलिए यहाँ पे अभी आपके सामने जो कुछ भी डिटेल रखी गई है वो इन अ वे कॉम्प्रिहेंसिव वे में एक बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए रखा गया है। ये प्रैक्टिकल का एक ऑब्जेक्टिव ये था कि आप इनपुट पैरामीटर्स को बहुत अच्छे से कैलकुलेट करना सीख लें, जो मुझे लगता है कि वेरियस इनपुट पैरामीटर्स के कैलकुलेशंस को किया है। अभी आपका क्वेश्चन हो सकता है कि इसको मैं इनपुट क्यों समझूं, इसको मैं आउटपुट ना समझूं, ये हो सकता है। ये क्वेश्चन को अभी आप रखिए, लेकिन एट प्रेजेंट जो प्रैक्टिकल का जो पर्पस जो था वो इस तरह का था कि आप इनपुट को फुल्ली कंसीडर मतलब कैलकुलेट करना सीख लीजिए। ठीक है, और अगर आपके और क्वेश्चन ना हो तो ब्रेक करते हैं। ठीक है जी।